फ्रेंड्स, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांचक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। मोजीवे सड़क पर जल्दी में थे। उन्हें वापस आता देखकर वह फिर से प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गया। शहर के द्वार से बाहर निकलने के बाद उसने झिरन को दूर से सड़क के किनारे खड़ी 5 ऊंची आकृतियों को देखा। लियांग हाओ और अन्य लोग पहले ही आम लोगों की पोशाक में बदल चुके थे। मोजीवे को देखकर उन्होंने उसे सिर हिलाया। फिर उन्होंने राहगीर होने का नाटक किया और दूर से ही निर्वासित दल का पीछा किया। टीम सरकारी सड़क पर चलती रही। जब वे एक गांव से गुजरे तो अचानक एक व्यक्ति सड़क के किनारे से लड़खड़ाता हुआ टीम की ओर बढ़ा। वह व्यक्ति एक बूढ़ी औरत थी जिसके हाथ में एक पैकेट था। लोगों को आते देख वह जोर से चिल्लाई, मदद करो, डकैती। पेंग वांग ने यह देखा और टीम को रुकने का इशारा करने के लिए हाथ हिलाया, फिर बूढ़ी महिला की ओर देखा। बुढ़िया के बाल सफेद थे। उसके रेशमी कपड़ों का असली रंग अब नजर नहीं आ रहा था और उसकी आंखों में घबराहट भरी थी। उसी समय पीछे से कई हटे कट्टे आदमी उसका पीछा करने लगे। लोगों को उसका पीछा करते हुए और करीब आते देख फे मामा इतना डर कि वह पेंग वांग के पीछे छिपने के लिए दौड़ पड़ी। मैं तुम्हें चांदी दे सकता हूँ, कृपया मुझे बचा लो। पेंग वांग का पहले हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं था। यह सुनकर कि वह लोगों को बचाकर चांदी प्राप्त कर सकता है, वह द्रवित हो गया। इसलिए जब वे हटे कट्टे आदमी बुढ़िया के करीब आने वाले थे तो उसने अपने आदमियों के साथ उन्हें रोक दिया। दिन के उजाले, क्या तुम जीने से थक गए हो? तुम्हारी डकैती करने की हिम्मत कैसे हुई? वे हटे कट्टे आदमी धूर्त लग रहे थे। यह स्पष्ट था कि वे अच्छे लोग नहीं थे। यदि वे आम राहगीरों से मिलते तो वे आसानी से लोगों को डरा सकते थे और कोई भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उनके सामने वाले लोग अलग थे। वे सभी अधिकारियों की पोशाक में थे, जिससे हटे कट्टे लोग सहज रूप से डर गए। हालांकि बुढ़िया के पास मौजूद पैकेज के बारे में सोचकर वे अभी भी ऐसे ही जाने से झिझक रहे थे। हटे कट्टे लोगों का नेता मुंह में पीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। माय लॉर्ड, यह बूढ़ी औरत मेरे परिवार की नौकर है, जिसने परिवार की संपत्ति छीन ली है और भागना चाहती है। हम यहाँ अपने परिवार की संपत्ति वापस पाने के लिए आए हैं। इससे पहले कि उसकी आवाज गिरती, बुढ़िया ने जवाब दिया, हे प्रभु, उसकी बकवास मत सुनो। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती। मैं उनकी पारिवारिक संपत्ति कैसे छीन सकती थी? इसके अलावा उसके पहनावे पर भी गौर करें। क्या वह किसी अमीर परिवार के व्यक्ति जैसा दिखता है? उनका परिवार नौकरों का खर्च भी नहीं उठा सकता था। जब बूढ़ी औरत बात कर रही थी तो गपशप करने वाले हे झिरन ने भी उत्साह देखने के लिए मो जियुए को खींच लिया। अप्रत्याशित रूप से मो जियुए ने पहली नजर में ही बूढ़ी औरत को पहचान लिया। यह देखते हुए कि यहाँ बहुत सारे दर्शक थे, उसने उसका नाम नहीं पुकारा। किसी परिचित से मिलने के बाद वह निश्चित रूप से चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा, खासकर जब से इस व्यक्ति की एक विशेष पहचान थी। इसलिए पेंग वांग के बोलने से पहले मो जियुए हटे कट्टे लोगों के पास गए और कहा, मैं तुम्हें अपने दुष्ट विचारों को त्यागने की सलाह देता हूँ। जहां से आए हो वहीं वापस जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें कष्ट सहना पड़े। परिचित आवाज सुनकर फे मामा ने खिसकने के इरादे से पैकेज को जोर से पकड़ लिया। उन्होंने झिरन ने मो जियुए के असामान्य व्यवहार पर भी ध्यान दिया। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो हस्तक्षेप करना पसंद करता हो। जरूर कुछ छुपे हुए कारण होंगे कि वह बुढ़िया के लिए क्यों खड़ा हुआ। इसलिए मो जियुए के जाने के बाद उसने बूढ़ी औरत पर नजर रखी। उसे छिपकर भागने की कोशिश करते देख हे जीरन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा और फुसफुसाया, आप अभी नहीं जा सकते। पिछली आवाज के माध्यम से फे मामा ने पुष्टि की कि जिसने उसकी मदद की वह मो जियुए था। उसे अचानक दोषी महसूस हुआ और वह यहां से भागने का मौका लेना चाहती थी। अप्रत्याशित रूप से उसे एक खूबसूरत महिला ने रोका जिसे वह नहीं जानती थी। इस स्थिति में वह किसी भी तरह से बच नहीं सकती थी। फे मामा को अपनी मूल स्थिति में खड़ा होना पड़ा। वह झिरन की आंखें अभी भी उसे भागने से रोकने के लिए घूर रही थी। मो जियुए की ओर से जैसे ही उनके शब्द गिरे, पेंग वांग और कई अधिकारियों ने अपने चाबुक दिखाने में सहयोग किया। यह देखकर हटे कट्टे आदमी पीछे मुड़कर भाग गए। मो जियुए ने उन लोगों को भागते देखा। वह पलटा और पेंग वांग से कहा, भाई पेंग, यह बूढ़ी औरत मेरी परिचित है। मैं उसके साथ निजी बातचीत करना चाहता हूँ। पेंग वांग को उस पर कोई संदेह नहीं था। अभी मो जियुए के दखल देने वाले रवैये को देखते हुए उन्होंने अनुमान लगाया कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलते चलते बातें कर लेना। मो जियुए ने पेंग वांग को धन्यवाद दिया और फे मामा को हे झिरन के साथ टीम के एक तरफ ले गए।
फे मामा की नजरें टेढ़ी थी और उन्होंने सीधे मो जियुए की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। जब तक वे निर्वासन टीम से कुछ दूरी पर नहीं थे तब तक मो जियुए ने नहीं पूछा, फे मामा यहाँ क्यों आए। फे मामा ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की और अपना सिर नीचे कर लिया। सज्जन ने गलत व्यक्ति को पहचान लिया होगा। मैं फे मामा नहीं हूँ। मो जियुए संभवतः उससे कैसे गलत हो सकता है। जब वह बच्चा था तो वह अक्सर इस फे मामा को देखता था। क्या फे माँ को बताने में कोई कठिनाई है। फे मामा अभी भी दिखावा कर रहे थे। बूढ़ी औरत अपनी जान बचाने के लिए सज्जन को धन्यवाद देती है। आपने वास्तव में गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। जैसे ही वह बोली, उसने अपनी बाहों में रखा पैकेज खोला और चढ़ाने के लिए कुछ महिलाओं के गहने निकाले। बूढ़ी महिला सज्जन की जीवन रक्षक कृपा की सराहना करती है। इसे धन्यवाद के रूप में लें। मेरे पास अभी भी जरूरी मामले हैं और मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। बोलने के बाद फे मामा जाने के लिए मुड़े। फिर भी वह झिरन ही था जिसने सबसे पहले उसका रास्ता रोका। फे मामा को स्पष्ट रूप से पता था कि वह शायद आज इस पर पर्दा नहीं डाल सकती। उसे घूमना पड़ा और मो जियुए का सामना करना पड़ा। अब खुद को छिपाने की जरूरत नहीं थी। हे प्रभु, यह बूढ़ा गुलाम महल से भाग गया। मुझे इस तरह देखना आपके लिए शर्मनाक है। मो जियुए का कॉन्सुबिन युआन के महल के नौकरों पर हमेशा अच्छा प्रभाव रहा था, विशेषकर कॉन्सुबिन युआन की 2 निजी नौकरानियों पर जो उसके साथ नान क्यूई से अलग व्यवहार नहीं करती थी। अब उसने जो सोचा वह यह था कि चूंकि फे मामा ने कहा कि वह महल से भाग गई है, इसका मतलब है कि उपपत्नी युआन के साथ कुछ हुआ होगा। और यह मामला नान क्यूई से संबंधित होना चाहिए। इसलिए आज चाहे कुछ भी हो, उसे इसकी तह तक जाना ही था। मुख्य समूह से बहुत दूर न जाने के लिए मो जियुए ने प्रश्न पूछते समय फे मामा को चलने के लिए ले लिया। मामा, क्या उपपत्नी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महल से बाहर निकलते समय फे मामा को अनगिनत कठिनाइयों और खतरों का सामना करना पड़ा, लगभग उनकी जान चली गई। उसने कई बार यह भी सोचा कि जो रहस्य वह जानती थी वह उसकी मृत्यु के बाद उसके साथ मिट्टी में दफन हो सकते हैं। अब मो जियुए से मिलकर फे मामा को जीवित रहने की आशा की एक किरण दिखाई देने लगी। उसने अपने दांत पीस लिए और मो जियुए को वह सब बताने का फैसला किया जो वह जानती थी। इस तरह अगर वह मैदान में उतर भी गई तो उन्हें कोई पछतावा नहीं होगा। अपने दिल के रहस्य को उजागर करने से पहले फे मामा ने अनजाने में हे झिरन पर नजर डाली। मो जियुए ने समझाया, चिंता मत करो माँ, मेरी पत्नी हम में से एक है। फे मामा ने हे झिरन को ऊपर से नीचे देखा और फिर कहा, बूढ़े गुलाम ने तब कुछ गलत किया था और अब मैं उसका परिणाम भुगत रहा हूँ। यह सुनकर मो जियुए को सबसे पहले जो बात सूझी वह यह थी कि बच्चे के जन्म के समय नान क्यूई का स्विच बदल दिया गया था। क्या फे मामा ने जो कहा उसका प्रिंस क्यूई से कोई लेना देना है। फे माँ हैरान थी। क्या मेरे भगवान को इसके बारे में पता है। मो जियुए का इरादा इसे छिपाने का भी नहीं था। नान क्यूई ने एक बार मेरी हत्या करने के लिए किसी को भेजा था। बाद में जब मैं पिंगयुआन काउंटी में था तो उसने पहल करते हुए मुझे एक रेस्तरां में मिलने के लिए कहा और शराब में जहर मिला दिया। यह सुनकर फे मामा को और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। यह सब मेरी गलती है, इस बूढ़े नौकर की गलती है। एक विराम के बाद फे मामा ने जारी रखा, वास्तव में प्रिंस क्यूई उपपत्नी युआन का जैविक पुत्र नहीं है, बल्कि मेरा बेकार भतीजा है। यह सुनकर मो जियुए और हे झिरन की आंखें एक ही समय में चौड़ी हो गईं। यह खबर उनके लिए बहुत चौंकाने वाली थी और कुछ समय के लिए उन्हें इसे पचाने में थोड़ी परेशानी भी हुई। हालांकि जल्द ही दोनों के दिमाग स्पष्ट हो गए और पहली बात जो उन्होंने सोची वह यह थी कि असली तीसरा राजकुमार संभवतः फी नान्यू था। बेशक यह सिर्फ उनका अनुमान था और उन्हें अभी भी विशिष्टताओं के लिए फे मामा का स्पष्टीकरण सुनना था। फे मामा ने आह भरी और जारी रखा, 21 साल पहले एक मास्टर ने उपपत्नी युआन को बताया कि उसके पेट में पल रहा बच्चा एक लड़की है। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उपपत्नी युआन बच्चे को बदलने का विचार लेकर आई। उस समय उसने लोगों को गुप्त रूप से कई गर्भवती महिलाओं को खोजने का आदेश दिया, जिनकी अपेक्षित डिलीवरी का समय उसके करीब था। वह सोच रही थी कि जब उसकी नन्ही राजकुमारी उसके पेट में जन्म लेगी तो वह एक ऐसे परिवार को ढूंढेगी जिसने लड़के को जन्म दिया हो और उनके बच्चों को बदल देगी। कौन जानता था कि कुछ अप्रत्याशित दुर्घटनाओं के कारण उपपत्नी युआन का समय से पहले जन्म हो गया था और जो गर्भवती महिलाएं पहले से तैयार थीं, वे काम नहीं आईं। संयोग से उस दिन मुझे खबर मिली कि ओल्ड ड्यूक की पत्नी ने सुबह सुबह एक बच्चे को जन्म दिया है, जो अब आप हैं, ड्यूक। जल्दी में उपपत्नी युआन ने अपना ध्यान मो परिवार की ओर लगाया।
उस समय जू लेडी के साथ मैंने दाई को रिश्वत दी जो उपपत्नी युआन को जन्म देने में मदद कर रही थी, और उससे कहा कि महारानी के जन्म के बाद अच्छी खबर की घोषणा न करें, बल्कि बच्चे को सीधे हमें सौंप दें। फिर मैंने नवजात युवा स्वामी को लिया और बच्चों को बदलने के लिए मो निवास पर जाने का इरादा रखते हुए अन्य लोगों के साथ महल से बाहर निकल गया। अब तक बोलते हुए फे मामा लगातार असहज दिख रहे थे। यह सब मेरे स्वार्थ के कारण था कि मेरे विचार कुटिल थे। मैंने सोचा कि मेरी भाभी ने अभी एक दिन पहले ही एक लड़के को जन्म दिया है, इसलिए मैं अपने भतीजे को राजकुमार बना सकती हूँ और धन और समृद्धि का आनंद ले सकती हूँ। मैं अपने पूर्वजों की अपेक्षाओं पर भी खरा उतर सकती हूँ। इसलिए शाही महल छोड़ने के बाद मैंने उन गार्डों को भेज दिया और उनसे कहा कि मुझसे बच्चा पाने का मेरा अपना तरीका है। शायद उन गार्डों ने सोचा था कि मो निवास पर कड़ी सुरक्षा के साथ सफल होना मुश्किल होगा, इसलिए जब उन्होंने मुझे यह कहते हुए सुना तो उन्हें राहत मिली। गार्ड के जाने के बाद मैं युवा मास्टर को वापस घर ले गया। अपने भाई और भाभी को स्थिति समझाने के बाद मैंने युवा मास्टर को वहीं छोड़ दिया और अपने भतीजे, जो अब प्रिंस क्यूई है, को ले गया। जब मैं उपपत्नी युआन के महल में लौटा तो मैंने उसे सच नहीं बताया। उसने केवल यह सोचा कि मैं मुझसे एक बच्चा वापस लाया हूं। सब कुछ ठीक से व्यवस्थित होने के बाद मैंने महामहिम सम्राट को सूचित करने के लिए किसी को भेजा कि उपपत्नी युआन ने एक छोटे राजकुमार को जन्म दिया है। खबर मिलने पर सम्राट तुरंत महारानी और भव्य महारानी के साथ छोटे राजकुमार को देखने के लिए आए। उपपत्नी युआन ने मुझे और जू लेडी को दाई को चुप कराने का आदेश दिया। जैसे ही हमने उसके सिर को सफेद रेशम से ढक दिया, वह जोर से हंसी और हमें बताया कि उपपत्नी युआन ने जिसे जन्म दिया था वह मूल रूप से एक छोटा राजकुमार था और हम इस तरह का जोखिम लेने के लिए मूर्ख थे। मुझे लगा कि दाई हमें ताना देने के लिए ऐसा कह रही है, लेकिन उसकी बातों की सच्चाई जानने के लिए मुझे अगले दिन घर वापस जाने का बहाना मिल गया। जब मैंने बच्चे को अपनी भाभी की गोद में देखा तो मैं पूरी तरह से पुष्टि कर सकती थी कि दाई ने जो कहा था वह सच था। उपपत्नी युआन ने वास्तव में एक छोटे राजकुमार को जन्म दिया था। अपने अपराध की भरपाई के लिए मैंने सुझाव दिया कि मेरा भाई तीसरे राजकुमार को नान अक्षर वाला एक नाम दे। मेरे भाई को लगा कि उपनाम नान दूसरों के लिए बहुत चिंताजनक है, इसलिए उसने नान को होमोफोन नान्यू से बदल दिया और अंत में उसका नाम फे नान्यू रख दिया। इस बारे में सिर्फ मैं और मेरे भाई भाभी ही जानते हैं। हमने यह भी चर्चा की कि हम भविष्य में इसका जिक्र किसी से नहीं करेंगे। सच्चाई का पता चलने के बाद खुद पर विपत्ति न लाने के लिए मैंने जल्दी से अपने भाई और भाभी से असली तीसरे राजकुमार को रातों रात ले जाने के लिए कहा। अभी तक कोई खबर नहीं आई है। उपपत्नी युआन को बाद में पता चला कि मो परिवार का 9वां युवा मास्टर अभी भी एक लड़का था, इसलिए उसे पता था कि उसे उस मास्टर द्वारा धोखा दिया गया था। हालांकि सम्राट और अन्य लोगों ने पहले ही तीसरे राजकुमार की शक्ल अपनी आंखों से देख ली थी, इसलिए उस समय उसे वापस लाना असंभव था। उपपत्नी युआन ने हमेशा माना है कि आप उसके जैविक पुत्र हैं। ड्यूक को यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि उपपत्नी युआन का आपके प्रति रवैया विशेष रूप से अलग है। फे मामा ने जो बताया वह कुछ ऐसा था जिसकी हे जिरन और मो जियुए ने पहले कभी कल्पना नहीं की थी। अब सच्चाई के प्रकाश में फी नान्यू असली तीसरा राजकुमार उपपत्नी युआन का जैविक पुत्र था। तो फिर एक नया सवाल आ गया, नान क्यूई को इसके बारे में कैसे पता चला? मो जियुए ने पूछा। चूंकि फे मामा ने इतना बड़ा रहस्य उजागर किया था, इसलिए उनका कुछ और छिपाने का कोई इरादा नहीं था। इस साल की शुरुआत में जब उपपत्नी युआन ने सुना कि ड्यूक विजयी होकर लौटा है, तो उसने मुझे और जू लेडी को यह चर्चा करने के लिए बुलाया कि आपको मिलने के लिए महल में बुलाने के लिए किन बहानों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तब हमारी बातचीत प्रिंस क्यूई ने सुनी थी, जो उनका सम्मान करने आए थे। उसने कॉन्सुबिन युआन को धमकी दी कि वह इस मामले का एक भी शब्द उजागर न करे, अन्यथा भले ही वह मर जाए, वह कॉन्सुबिन युआन के मातृ वंश को अपने नीचे गद्दी के रूप में खींच लेगा। इससे भी बुरी बात यह है कि कुछ दिनों बाद प्रिंस क्यूई जू लेडी को कड़ी पूछताछ के लिए ले गए। सौभाग्य से मैं उस दिन कामकाज के सिलसिले में महल से बाहर जाने के बाद देर से वापस आया, अन्यथा जब मैंने सुना कि जू लेडी को प्रिंस क्यूई के लोग ले गए हैं, तो मुझे तुरंत एक बुरा अंदाजा हो जाता। इसलिए मैंने कुछ कीमती सामान पैक किया और रातों रात शाही महल से भाग गया। उसके बाद आधे साल से अधिक समय तक मैं प्रिंस क्यूई के आदमियों द्वारा पीछा किए जाने से बचते हुए हमेशा भागता रहा। यहाँ से भागने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मेरी मुलाकात उन स्थानीय बदमाशों से हुई जो मेरा सामान लूटना चाहते थे। यहाँ बात करते हुए फे मामा अभी भी पीछे मुड़कर देखने पर थोड़ा डरे हुए थे। अगर ड्यूक ने आज मुझे नहीं बचाया होता, तो मुझे डर है कि मैं उन लोगों के हाथों अपनी जान गंवा देता।
फे मामा के धोखे और छिपाव के संबंध में मो जियुए और हे झिरन को उसके प्रति बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं महसूस हुई। हालांकि वे जानते थे कि फे मामा को जीवित रहना चाहिए। केवल उसके जीवित रहने पर ही वह दिन आएगा जब प्रिंस क्यूई की पहचान उजागर हो सकेगी। अब वे निर्वासन की राह पर थे और फे मामा को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। एक बार प्रिंस क्यूई के लोगों द्वारा खोजे जाने के बाद यह एक आपदा बन जाएगी। वे नान क्यूई से नहीं डरते थे, लेकिन शांतिपूर्ण दिन कौन नहीं चाहेगा। विशेष रूप से अब जबकि मो परिवार का दाशुन के पहाड़ों और नदियों से कोई लेना देना नहीं था, मो जियुए इन गंदे पानी में नहीं जाना चाहता था। यह सोचते हुए मो जियुए को लगा कि वह व्यक्ति जो सबसे अधिक चाहता था कि फे मामा जीवित रहे, वह फेई नान्यू था। उस स्थिति में उस पर उपकार क्यों न करें। फेई नान्यू के हाथों में आने के बाद फे मामा निश्चित रूप से जीवित रहेंगी। फे मामा, क्या आप फेई नान्यू को देखना चाहते हैं? फे मामा की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने अनिश्चितता से पूछा, क्या ड्यूक नान्यू को जानता है? मो जियुए ने सिर हिलाया। यदि मैं गलत नहीं हूं, तो उन्हें अभी राजधानी शहर में होना चाहिए। फिर उसने फे मामा को मो जियुए के सामने गंभीरता से घुटने टेकते देखा। इस बूढ़े नौकर ने ड्यूक को वह सब कुछ बता दिया है जो वह जानती है। मुझे ड्यूक के चरित्र पर भरोसा है कि वह इस मामले को फैलाएगा नहीं, और चूंकि आप असली तीसरे राजकुमार के ठिकाने को जानते हैं, इसलिए यह पुराना नौकर उसे ढूंढने और चीजों को स्पष्ट करने का इरादा रखता है। बोलने के बाद फे मामा उठे और जाने वाले थे। मो जियुए ने उसे रोका और कहा, रुको, तुम्हारे लिए अकेले राजधानी वापस जाना सुरक्षित नहीं है। मैं तुम्हें बचाने के लिए लोगों को भेज सकता हूँ। किसी के प्रस्ताव के बाद से फे मामा स्वाभाविक रूप से एस्कॉर्ट के लिए तैयार थे। इंपीरियल पैलेस से भागने के बाद से वह पीछा करने वालों से बचकर भाग रही थी। यदि यह उसका सौभाग्य न होता, तो उसकी बूढ़ी हड्डियां बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होती। तब मुझे सर ड्यूक को धन्यवाद देना होगा, फे मामा ने कहा। मो जियुए के पास यह सुधारने का दिमाग नहीं था कि फे मामा ने उसे कैसे संबोधित किया। आखिरकार उन्हें भविष्य में दोबारा मिलने का मौका नहीं मिलेगा। उसने अपनी आंखों से लियांग हाओ और दूर बैठे अन्य लोगों की ओर इशारा किया। लियांग हाओ ने समझा और तुरंत अपने लोगों को मो जियुए की दिशा में ले गया। मो जियुए ने भी जानबूझकर उनके और निर्वासित काफिले के बीच कुछ दूरी छोड़ने के लिए अपनी गति धीमी कर दी। हे झिरन ने पूरे समय हे परिवार की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। इस समय पूरे निर्वासन काफिले में केवल हे परिवार की मो परिवार के साथ अच्छी नहीं बनी। हालांकि फे मामा के साथ उनकी बातचीत पहले से ही काफिले से बहुत दूर थी, फिर भी उन्हें सावधान रहना था। यदि हे जियुआन ने कुछ अनसुना कर दिया और बाद में क्या होगा इसके बारे में बात लीक कर दी, तो यह अनावश्यक परेशानी को आमंत्रित करेगा। निश्चित रूप से वह दुष्ट हे जियुआन बार बार उनकी ओर नजर घुमाता रहता था। यह जानते हुए भी कि उसे कोई समाचार नहीं मिल पाएगा, फिर भी यह कष्टप्रद था। ऐसा लग रहा था कि हे जियुआन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे जीवित छोड़ा जा सके, या उन्हें बाहरी लोगों से बकवास करने में असमर्थ बनाने के लिए कोई अन्य तरीका खोजना होगा। जैसे ही हे झिरन सोच रहा था कि कैसे हे जियुआन को उसका मुंह बंद कराया जाए, लियांग हाओ और अन्य लोग पहले ही उनसे संपर्क कर चुके थे। उन लोगों ने नौवे मास्टर कहकर मो जियुए को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर आदेश की प्रतीक्षा में व्यवस्थित तरीके से खड़े हो गए। मो जियुए ने फे मामा की ओर इशारा किया और कहा, यह महारानी युआन की निजी नौकरानी है। कुछ मामलों के कारण उसे नान क्यूई द्वारा हत्या के लिए प्रेरित किया गया। मैं उसे राजधानी वापस ले जाने के लिए आपके 2 लोगों को भेजना चाहता हूं। कोई बात नहीं, मैं जाने को तैयार हूं, सोन चाओ और वांग डाली ने तुरंत कहा। आखिर यहां बहुत सारी आंखें थीं। मो जियुए भी नहीं चाहते थे कि फे मामा ज्यादा देर तक रुके। यह पहली बार था जब उन्होंने हे झिरन से चांदी मांगी। मैं चाहता हूं कि वे सड़क पर यात्रा खर्च के लिए कुछ चांदी अपने साथ रखें। झिरन का व्यक्तित्व शुरू से ही कंजूस नहीं था। इसके अलावा शाही खजाने से आधी चांदी मो जियुए के योगदान के कारण थी। स्वाभाविक रूप से उसके पास इसके आवंटन का अधिकार था। बिना कोई दूसरा शब्द बोले, हे झिरन ने सोंग चाओ को सौंपने के लिए अपनी आस्तीन के माध्यम से अपनी अंतरस्थानीय अंगूठी से 200 चांदी के बिल निकाले। अपनी यात्रा में इसका उपयोग करें। इसके अलावा यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए एक पैक पशु गाड़ी खरीदें। सोन चाओ ने चांदी के बिल वापस लौटा दिए। मास्टर नौवे, जब हम सीमा से बाहर निकले तो हमारे पास पहले से ही चांदी थी। फे मामा ने मो जियुए और हे झिरन की ओर भी देखा। इस पुराने नौकर के बंडल में कुछ कीमती सामान है जो राजधानी की यात्रा के खर्च के लिए पर्याप्त है। इस विशेष स्थिति में आपके पास कुछ चांदी होना आश्वस्त करने वाला है।
यह देखते हुए कि उन्होंने उसकी पेशकश की गई चांदी को अस्वीकार कर दिया था, मो जियुए ने हे झिरन को इसे हटा दिया था क्योंकि उन्हें पहले ही महामहिम द्वारा निर्वासित कर दिया गया था और उनकी संपत्ति छीन ली गई थी। प्रोफाइल का बहुत ऊंचा होना आसानी से दूसरों की अटकलों को आकर्षित करेगा। चूंकि यह मामला है, इसलिए अपनी यात्रा में सावधान रहें। फे मामा के स्पष्ट सफेद बालों से भरे सिर पर नजर डालने पर यह बहुत ही आकर्षक था। नान क्यूई द्वारा हत्या के लिए भेजे गए हत्यारे निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की पहचान करने के लिए पहले संकेत के रूप में उसके सफेद बालों का उपयोग करेंगे। सुरक्षा कारणों से हे झिरन को फे मामा की तुरंत छुट्टी नहीं मिली। इसके बजाय उसने ताओबाओ मॉल में वॉश ब्लैक नामक एक हेयर डाई उत्पाद खरीदा। यह चीज सिर्फ धोने से ही बालों को तुरंत काला कर सकती है। उसने अपनी अंतःस्थानिक अंगूठी से वॉश ब्लैक लिया और फे मामा को देने के लिए इसे एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल से बदल दिया। माँ इसका उपयोग अपने बाल धोने के लिए कर सकती है। यह जल्दी काला हो जाएगा। उस समय अपना पहनावा फिर से बदल लें। यह निश्चित रूप से अधिक सुरक्षित होगा। फे मामा ने छोटी चीनी मिट्टी की बोतल को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया और हार्दिक धन्यवाद दिया। धन्यवाद मैडम। यह बूढ़ा नौकर मेरे सफेद बालों को लेकर पूरे रास्ते चिंतित था। इसके साथ मैं अब अधिक सुरक्षित हूँ। व्यवस्थाएं पूरी करने के बाद मो जियुए ने आसमान की ओर देखा। अब देर हो रही है। तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए। सोंग चाओ और वांग डाली ने उनके आदेश प्राप्त किए और फे मामा को दूर ले गए। लियांग हाओ ने अन्य दो लोगों को काफिले से दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। मो जियुए और हे झिरान ने निर्वासित काफिले को तेजी से पकड़ने के इरादे से अपनी गति तेज कर दी। रास्ते में हे झिरान ने धीरे से कहा, मैंने अभी हे झियुआन को इस दिशा में घूरते हुए पाया। मो जियुए की निगाहें धुंधली हो गईं। मैं सोच रहा था कि चूंकि उसने मुझे नानरुई के मामलों के बारे में बताया है, मैं उसकी जान बख्श दूंगा। ऐसा लगता है कि यह आदमी वास्तव में जीवित नहीं रह सकता। यह देखकर कि वह भी उसके जैसा ही सोच रहा था, हे झिरन ने पूछा, आप इसे कैसे करने की योजना बना रहे हैं? मो जियुए ने गला काटने का इशारा किया। मैं आज रात उसकी जान ले लूंगा। मो जियुए को इस तरह बोलते हुए सुनकर झिरन ने सहजता से पेंग वांग की दिशा की ओर देखा। ऐसा करने से क्या इससे बिग ब्रदर पेंग को परेशानी नहीं होगी? इस पूरी यात्रा में पेंग वांग ने उनके साथ काफी अच्छा व्यवहार किया था। यदि वे अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए किसी को परेशानी पहुंचाते हैं, तो यह कुछ हद तक अनुचित होगा। मो जियुए ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्या आपके पास कोई बेहतर तरीका है? उसने झिरन ने सिर हिलाया। क्या आपको वो सिल्वरहूप सांप याद है जिसने बिग ब्रदर पेन को तब काटा था जब हम पहली बार राजधानी से बाहर निकले थे? मुझे याद है, मो जियुए ने उत्तर दिया। हे झिरन ने आगे कहा, अभी कुछ समय पहले जब मैं आजाद था, मैंने सिल्वरहूप स्नेक का जहर निकाला और 2 जहर बनाए। एक को डेजर्ट कहा जाता है। यह दवा अस्थायी रूप से किसी की इंद्रियों को सुन्न कर सकती है। बस इसमें कुछ अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसे खाने के बाद कोई भी सन बॉय की तरह जीवन भर के लिए मूर्ख बन जाएगा। मो जियुए की आंखें चमक उठी। चूंकि यह मामला है, मैं आज रात अपना कदम उठाऊंगा। जैसे ही वे बोल रहे थे, वे पहले ही निर्वासित काफिले के साथ मिल चुके थे। दोनों ने चुपचाप इस मामले का आगे जिक्र करना बंद कर दिया। उस रात्रि विश्राम का स्थान एक पर्वत की तलहटी में था। हमेशा की तरह रात का खाना खत्म करने के बाद सभी लोग आराम करने के लिए जल्दी ही अपने तंबू में चले गए। उन्होंने झिरन ने लियांग हाओ और अन्य लोगों के बारे में सोचा। हालांकि वे अभी भी काफिले से कुछ दूरी पर थे, लेकिन उन्हें भी इसी तरह बाहर डेरा डालना पड़ा। उसने मो जियुए से कहा, मैं उन्हें अपने अंतरस्थानीय स्थान में एक तंबू खरीदने में मदद क्यों नहीं करती, यह बहाना बनाकर कि यह विदेशियों से भी खरीदा गया था। मो जियुए ने लियांग हाओ और अन्य लोगों के बाहर आराम करने के मुद्दे को भी नजरअंदाज नहीं किया था। अभी तक उसके मन में इसके बारे में कोई अच्छा समाधान नहीं था। यह एक अच्छा विचार है। तंबू का मूल स्रोत मुझे संभालने के लिए छोड़ दो। मो जियुए की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद हे झिरन ने जल्दी से ताओबाओ मॉल के अंदर मार्चिंग लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तंबू से मिलता जुलता एक तंबू निकाला। प्राचीन सैन्य अभियान टेंटों की तुलना में छोटी क्षमता के अलावा सबसे बड़ी विशेषता इसका सरल संचालन था। मो जियुए ने तंबू को देखा और फिर रात के समय का फायदा उठाया जब अन्य लोग इसे नहीं देख सके और इसे लियांग हाओ के समूह तक पहुंचाया। जब वह वापस लौटा तो उसने जानबूझकर देखा कि उसके परिवार के सदस्य कहां आराम कर रहे थे। अधिकांश लोग पहले ही सो चुके थे। केवल हे जियुआन एक पेड़ के नीचे बैठा, सिर झुकाए कुछ कर रहा था। मो जियुए ने चुपचाप बड़े पेड़ पर छलांग लगा दी और चांदनी की ओर देखा। उसने हे जियुआन को अपने ही लेपेल के एक कोने को फाड़ते हुए देखा।
फिर उसने अपनी उंगली थोड़ी सी खोली और उस पर कुछ लिखा। मो जियुए की गहरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने चांदनी की रोशनी में हे जियुआन की हरकतों को स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करते हुए घूरकर देखा, लेकिन मंद रोशनी और दूरी के कारण वह यह समझने में पूरी तरह असमर्थ हो गया कि क्या लिखा गया है। फिर भी मो जियुए तुरंत उसे रोकने नहीं गए। वह देखना चाहता था कि क्या उसने जियुआन द्वारा लिखी गई पूरी सामग्री वास्तव में आज फे मामा से मिलने की घटना से संबंधित थी। अगरबत्ती जलाने में लगने वाले समय के बाद हे जियुआन ने अंततः हिलना बंद कर दिया। उसने अपनी उंगलियों पर लगे खून को चाटा, फिर कपड़े के टुकड़े को सावधानी से मोड़ा और अपनी छाती में रख लिया। मो जियुए ने चारों ओर देखा और देखा कि बाकी सभी लोग आराम कर रहे थे। निगरानी रखने के प्रभारी दोनों अधिकारी ऊँघ रहे थे। वह तेजी से पेड़ से नीचे कूदा, हे जियुआन को चाकू से मारकर बेहोश कर दिया, उसका कॉलर पकड़ लिया और तेजी से मौके से गायब हो गया। कुछ दूरी तक दौड़ने के बाद मो जियुए ने हे जियुआन को जमीन पर फेंक दिया और उसी समय उसके गले से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। उसने घास के ढेर में फायर स्टील से आग लगाई और फायरलाइट से कपड़ों पर खून से लिखे शब्द साफ दिखाई देने लगे। सामग्री वास्तव में वैसी ही थी जैसी उसने और हे झिरन ने अपेक्षा की थी। यह कहने के अलावा और कुछ नहीं था कि उसने आज मो जियुए के असामान्य व्यवहार का पता लगाया था और एक बूढ़ी औरत को बचाया था जो परिचित लगती थी। बुढ़िया कोई आम इंसान नहीं लग रही थी। यदि प्रिंस रूई अधिक जानना चाहते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द उन्हें पानी और आग से बचाना चाहिए। रक्त पत्र को पढ़ने के बाद मो जियुए ने निर्णायक रूप से इसे जलाने के लिए आग में फेंक दिया। वह मूल रूप से हे जियुआन की जान बचाना चाहता था, लेकिन इसके बजाय वह बहुत कृतघ्न था। अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए वह उसे बेचना भी चाहता था। सौभाग्य से वह और हे झिरन सतर्क थे और उन्होंने पहले ही कुछ गड़बड़ देख ली थी, अन्यथा अगर यह रक्त पत्र नान रूई के हाथों तक पहुंच जाता तो यह फिर से बड़ी मुसीबत हो जाती। यह सोचकर शायद वह उस जहर का उपयोग नहीं करेगा जो झिरन ने उसे दिया था। मो जियुए ने सीधे अपना ब्लेड निकाला और हे जियुआन की जान ले ली। यह सब करने के बाद मो जियुए ने चुपचाप हे जियुआन की लाश को उसके मूल स्थान पर लौटा दिया। संदेह पैदा न करने के लिए वह सावधानी से वापस गया और तंबू में लौटने से पहले जमीन पर खून के धब्बे साफ कर दिए। अगली सुबह भोर में शिविर से एक महिला की दुखद चीखें सुनाई दी। अधिकारी, मेरा मालिक मर गया है। अधिकारी ने बहुत अधीरता से देखा और पाया कि हे जियुआन वास्तव में मर चुका था। वह जल्दी से पेंग वांग को रिपोर्ट करने के लिए दौड़ा। हे जियुआन की लाश को देखने के बाद पेंग वांग ने अपना सिर घुमाया और मोके परिवार की ओर देखा। उसने कई अधिकारियों पर हाथ लहराया, वह आदमी मर गया है, उसे दफना दो। उनका परिवार असहमत था और पेंग वांग के आसपास इकट्ठा हुआ। अधिकारी, मेरे मालिक को स्पष्ट रूप से चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। कारण जाने बिना उसे दफनाया नहीं जा सकता। पेंग वांग ने कई महिलाओं की ओर उदासीनता से देखा। आपके कहने के अनुसार आप मुझसे निर्वासन के लिए एक एस्कॉर्ट अधिकारी से हत्यारे का पता लगाने की उम्मीद करते हैं। हत्यारे के बारे में बात करते हुए पेंग वांग ने सबसे पहले जिस व्यक्ति के बारे में सोचा वह मो जियुए था। मो जियुए के अलावा वह किसी और के बारे में नहीं सोच सकता था जो हे जियुआन के खिलाफ कदम उठाएगा। हालांकि यह सिर्फ उसका अनुमान था और वह पूरी तरह से यह निर्धारित नहीं कर सका कि यह मो जियुए ने ही किया था। इसके अलावा भले ही मो जियुए ने ऐसा किया हो, वह इसे खुलकर नहीं कहेंगे। पेंग वांग ने मन ही मन कोसा, यह आदमी केवल अपने लिए मुसीबत खड़ी करना जानता है। यह देखकर कि पेंग वांग चमक रहा था, उसके परिवार ने हे जियुआन के लिए न्याय के बारे में और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वे केवल यह देख सकते थे कि अधिकारी उसकी लाश को ले जा रहे थे। हे जियुआन की मृत्यु के बाद मो जियुए और हे झिरन को फे मामा के साथ हुई घटना के उजागर होने की कोई चिंता नहीं थी। अभी एकमात्र चीज जिससे उन्हें सावधान रहने की जरूरत थी, वह थी नान रूई की हत्या की कोशिशें। हालांकि काफिला 10 दिनों तक सुचारू रूप से चला और नान रूई ने अभी भी कोई हलचल नहीं दिखाई। फिर भी मो जियुए और हे झिरन ने जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। सितंबर का महीना शुरू हो चुका था और दिन और रात के तापमान का अंतर धीरे धीरे बढ़ रहा था। खासकर आधी रात को तंबू में सूती रजाई के नीचे भी ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होती थी। सुबह जब हे झिरन तंबू में रजाई मोड़ रही थी तो उसे अचानक तंबू के प्रवेश द्वार पर मो जियुए की आकृति चमकती हुई महसूस हुई, क्योंकि वह तुरंत मौके पर गायब हो गया। झिरन ने अपने काम पर ध्यान देना बंद कर दिया और तेजी से बाहर निकल गई। उसने देखा कि मो जियुए ने उनकी ओर चलाए गए कुछ पंख वाले तीरों को रोकने के लिए लापरवाही से एक करछूल पकड़ लिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के हे झिरन ने तुरंत अपने स्थान से एक स्विस सेना का चाकू निकाला और मो जियुए की ओर फेंक दिया।
पकड़ लो। मो जियुए ने लगातार सेना के चाकू को पकड़ा और तीरों को रोकना जारी रखा। वह झीरन जल्दी से एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया और उस दिशा में देखने लगा जिधर से तीर आ रहे थे। उसने देखा कि आगे थोड़ी छुपी हुई जगह पर काले कपड़े पहने कुछ लोग मो जियुए पर तीर चला रहे थे। यह देखकर कि वे लोग अकेले मो जियुए को निशाना बना रहे थे, वह झिरन तेजी से पेड़ पर चढ़ गई, अपने आस्तीन के तीर निकाले और उन लोगों पर गोली चला दी। वहीं अधिकारियों और अन्य कैदियों को भी यहाँ कुछ गड़बड़ नजर आई। नंदों ने पहले ही सावधानी से अपनी छोटी पिस्तौलें पकड़ ली थी। यदि जियू जी और जियू मेई ने उनसे यह नहीं कहा होता कि जब तक अत्यंत आवश्यक न हो इन चीजों को प्रकाश में न आने दें, तो उन्होंने पहले ही उस दिशा में प्रक्षेप्य दाग दिए होते जहां से तीर आए थे। पेंग वांग के पक्ष ने भी जोर से चिल्लाया कि हत्यारे थे और सभी को सावधान रहना चाहिए। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए पेंग वांग ने सबसे पहले उन दो भाइयों के बारे में सोचा जिनकी हाल ही में न्यूजियाओ पर्वत पर मृत्यु हो गई थी। दो अधिकारियों की मृत्यु के बाद वे एक और दुर्घटना होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। फैंग और जेड के लोगों को कुछ ऐसी चीजें भी मिली जिन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। वे मदद के लिए आगे आने का इरादा रखते थे, लेकिन हमलावरों ने अकेले मो जियुए को ही निशाना बनाया और वे भी दूरी बनाए हुए थे। इन लोगों के हाथों में करछूल और ईंट जैसे हथियार बिल्कुल बेकार थे। अपनी ओर से लियांग हाओ ने भी कुछ गलत देखा। वह मो जियुए की रक्षा के लिए जू किंगफेंग और ली मिंगरुई के साथ आया था। पेड़ पर हे झिरन ने पहले ही अपने आस्तीन के तीरों से 3 काले लोगों को मार डाला था। हालांकि काले कपड़ों में पुरुषों की संख्या तुरंत भर दी गई। यह रणनीति नान हेंग द्वारा पहले भेजे गए लोगों से बिल्कुल अलग थी। वे अपना चेहरा भी नहीं दिखाते थे, हमेशा छिपकर तीर चलाने के लिए दूर से छिपते थे। जब तक लियांग हाओ और अन्य 2 शामिल नहीं हुए और लगातार काले कपड़ों में कई लोगों को उनकी पीठ पर धनुष से गोली मार दी, तब तक उन्होंने अपनी रणनीति नहीं बदली। अपनी ओर से बहुत अधिक नुकसान होते देख काले कपड़ों वाले लोगों ने अब तीर नहीं चलाए। कृपाण चलाते हुए उन्होंने हमला करने के लिए सीधे मो जियुए पर धावा बोल दिया। बड़ी संख्या में काले कपड़ों में पुरुषों को देखकर मो जियुए को चिंता हुई कि इससे उसका परिवार फंस जाएगा, इसलिए उसने दूरी की ओर भागने के लिए हल्केपन के कौशल का उपयोग किया। काले कपड़ों वाले लोगों ने लगातार पीछा किया। वह झिरन अभी भी पीछे चल रहा था और काले कपड़ों वाले लोगों पर तीर चला रहा था। काले कपड़ों वाले उन लोगों ने अपने पीछे के लोगों को नजरअंदाज कर दिया। यहां तक उन्होंने हे झिरन के हमलों को भी स्वचालित रूप से नजरअंदाज कर दिया, केवल मो जियुए की जान लेने का इरादा रखते थे। एक सांस में कई 100 मीटर दौड़ने के बाद मो जियुए रुक गया। उसने काले कपड़ों वाले लोगों से लड़ने के लिए अपना सैन्य चाकू उठाया। लियांग हाओ और अन्य लोग मो जियुए के ठीक बाद पहुंचे। वे तुरंत हाथापाई में शामिल हो गए। जब हे झिरन ने उसे पकड़ लिया तो काले कपड़ों वाले उन लोगों ने पहले ही कई लोगों को मार डाला था। फिलहाल उनका अनुमान है कि अभी भी 20 से 30 लोग बचे हैं। उसने देखा कि मो जियुए और अन्य लोग उनके खिलाफ बहुत अधिक संघर्ष नहीं कर रहे थे। फिर उसने झिरन ने पीछे से काले कपड़े पहने लोगों पर तीर चलाना जारी रखा। शेष दर्जन भर काले कपड़ों वाले लोगों ने देखा कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। उन्होंने कुछ चाले चलने का नाटक किया और फिर एक दिशा की ओर भाग गए। लियांग हाओ ने तेजी से पीछा करने के लिए जू किंगफेंग और ली मिंगरुई को लाया। केवल एक व्यक्ति अभी भी मो जियुए पर लगातार हमले कर रहा है। उनकी लड़ाई के दृश्य से मो जियुए पहले से ही थोड़े नुकसान में थे। उसने झिरन ने जल्दी से उस काले आदमी के सिर के पीछे अपने क्रॉसबो तीर का निशाना बनाया, जो एक घातक प्रहार की तैयारी कर रहा था। उसकी मुद्रा देखकर मो जियुए जोर से चिल्लाया, उसे चोट मत पहुंचाओ। वह झिरन को इसका कारण नहीं पता था कि मो जियुए ने उसे कार्रवाई करने से क्यों रोका, लेकिन वह आज्ञाकारी रूप से आगे नहीं बढ़ी। मो जियुए स्वाभाविक रूप से उस काले कपड़े वाले व्यक्ति को जीवित रखना चाहते थे। वह यह भी देख सकती थी कि मो जियुए लगातार टाल मटोल कर रहा था। भले ही दूसरे पक्ष की चालें घातक थी, फिर भी उसका पलटवार करने का कोई इरादा नहीं था। मो जियुए को खतरे में न डालने के लिए उसने निर्णायक रूप से अपने क्रॉसबो तीर को ट्रैंक्विलाइजर गन में बदल दिया। उसने काले कपड़े पहने आदमी के बाएं कंधे पर निशाना साधा और धमाके से गोली चला दी। काले कपड़े वाला आदमी हिल गया और पीछे की ओर गिर गया। मो जियुए तेजी से आगे बढ़े, काले कपड़े पहने आदमी की बाहें पकड़ ली, धीरे से उसे जमीन पर गिरा दिया और साथ ही उसका मुखौटा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। इस परिचित चेहरे को देखकर इस पट्टी बांधने वाले आदमी की आंखें छलकने लगी। 8वें भाई, यह वास्तव में आप ही हैं, आप अभी भी जीवित हैं। यह सुनकर वह झिरन तेजी से आगे बढ़ी, उसकी आंखें अविश्वास से भरी थी।
यह व्यक्ति आपका 8वां भाई है। मो जियुए ने कठिनाई से सिर हिलाया। जब मैंने अभी उससे लड़ाई की तो मुझे एहसास हुआ कि उसकी चाल परिचित लग रही थी। इसलिए लड़ते समय मैंने जांच करने की कोशिश की और मैं पूरी तरह से पुष्टि कर सकता हूं कि उसने जो मार्शल आर्ट इस्तेमाल किया वह मो परिवार से आया था। पता नहीं क्यों, जब मैंने पूछा कि वह कौन है, तो ऐसा लगा जैसे उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। वह बिना किसी प्रतिक्रिया के कठपुतली की तरह मुझ पर हमला करता रहा। यह सुनकर वह झिरन बाहर पहुंचा और मो चौहान की नब्ज पकड़ी। उसकी भौहें और भी सख्त हो गईं। मो जियुए ने हे झिरन की अभिव्यक्ति को करीब से देखा। 8वें भाई को वास्तव में क्या हुआ? वह झिरन धीरे से खड़ा हुआ। उसकी नाड़ी बहुत अजीब है। मैं अब विशिष्ट रूप से निर्धारित नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं और अधिक जानूं, मुझे उसे अंतरिक्ष में ले जाना होगा और उन चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करके जांच करनी होगी। मो जियुए ने हे झिरन की आंखों में गहराई से देखा। उसका स्वर विनती कर रहा था, मैं आपसे विनती करता हूं, आपको 8वें भाई को बचाना होगा। 8वां भाई ईमानदार है और आपके स्थान के रहस्यों को उजागर नहीं करेगा। झिरन को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि जगह उजागर हो जाएगी। जब उसने अभी अभी मो चौहान की नाड़ी का निदान किया तो वह मोटे तौर पर एक बात निर्धारित कर सकती थी, इस व्यक्ति को अपनी आत्मा जागरूकता खो देनी चाहिए थी। इसके अलावा वह मो चौहान को नियंत्रित करने और अंतरिक्ष छोड़ने से पहले उसे होश में आने से रोकने के लिए कुछ दवाओं का पूरी तरह से उपयोग कर सकती थी। यह कोई समस्या नहीं है। जब तक आप चाहें, मैं उसे किसी भी समय जांच के लिए अंतरिक्ष में ले जा सकता हूं। जैसे ही उसने बात की, हे झिरन के हाथ हिलाते हुए मो चौहान तुरंत मौके पर गायब हो गया। इस समय लियांग हाओ और अन्य भी लौट आए थे। जमीन पर काले कपड़ों में लोगों की लाशें देखकर उन्हें पता चल गया कि मो जियुए को अब यहाँ कोई खतरा नहीं है। 9वें मास्टर, उन लोगों में से किसी को भी जीवित नहीं रखा गया। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मो जियुए ने बस अनुपस्थित मन से जवाब दिया। फिर उसने हे झिरन को टीम की ओर खींच लिया। लियांग हाओ और अन्य लोग चतुराईपूर्वक अपने मूल स्थान पर लौट आए। मो परिवार की महिलाएं हे झिरन और मो जियुए की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी और वे अभी भी अपनी बंदूकें थामे हुए थी। वे उनका स्वागत करने आए। दोनों को सकुशल वापस लौटते देख उन्होंने राहत की सांस ली। दूसरी भाभी ने गुस्से में डांटा, मैं वास्तव में नहीं जानती कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। हमारा मो परिवार पहले ही निर्वासन की हद तक मना कर चुका है, फिर भी वे हमें मारना चाहते हैं। इस बार बाकी भाभियां हमेशा की तरह चुप नहीं रहीं। दूसरी भाभी की बातों के बाद उन्होंने उन लोगों को शाप देना जारी रखा जो मो जियुए को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वह झिरन और मो जियुए जानते थे कि भाभी उनके दिल में परेशान थी और उन्होंने अपना व्यवहार बंद नहीं किया। वापस जाते समय उन्होंने पहले ही चर्चा कर ली थी कि हे झिरन अपने टखने में मोच आने का नाटक करेगी, फिर इसे खच्चर गाड़ी में सवारी करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करेगी ताकि उसे अंतरिक्ष में प्रवेश करने और मो चौहान के इलाज में मदद करने का मौका मिले। इसलिए कई मीटर दूर चलने के बाद हे झिरन ने जानबूझकर एक चट्टान पर कदम रखा। मो जियुए उसका समर्थन करने के लिए आगे बढ़े। क्या गलत? मेरे टखने में थोड़ी मोच आ गई। जैसे ही भाभी चिंता दिखाने के लिए आने वाली थी, मो जियुए ने अचानक हे झिरन को अपनी बाहों में उठा लिया। वापस जाओ और पेंग वांग से कहो कि तुम आज यात्रा करने के लिए खच्चर गाड़ी में सवार होोगे। मो जियुए जल्दी से भाग गया, जल्द ही भाभियों को पीछे छोड़ दिया। शिविर में वापस मो जियुए द्वारा पेंग वांग को स्थिति समझाने के बाद वह हे झिरन को खच्चर गाड़ी पर ले गया। पेंग वांग स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए फिर से आए। यह जानकर कि मामला सुलझ गया, वह यात्रा जारी रखने की व्यवस्था करने लगा। हे झिरन के डिब्बे में प्रवेश करने के बाद वह तुरंत अंतरिक्ष में चली गई। भले ही मो जियुए 8वें भाई की स्थिति के बारे में चिंतित था, वह हे झिरन का अंतरिक्ष में पीछा नहीं कर सका। उनका वर्तमान कार्य खच्चर गाड़ी चलाना था। अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर हे झिरन ने मो चौहान की पूरी जांच की। परिणाम ने उसे जबरदस्त झटका दिया। मो चौहान की हालत वास्तव में गू जहर के कारण हुई थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। वो तुरंत अंतरिक्ष से बाहर आई और मो जियुए को मो चौहान के निदान परिणामों के बारे में बताया। मो जियुए भी उतना ही आश्चर्यचकित था। उन्होंने गू जहर के बारे में भी सुना था, लेकिन यह दाशुन राजवंश में बहुत कम देखा गया था, इसलिए उन्होंने इसके बारे में केवल सुना था और इसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि 8वें भाई को गू ने जहर क्यों दिया था। क्या आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि उसके शरीर में किस प्रकार का गू जहर है? अपने पिछले जीवन में हे झिरन ने मियाओ क्षेत्रों में गू जहर के बारे में कुछ किताबें पढ़ी थी।
अभी के स्कैन के आधार पर वह मोटे तौर पर गू वर्म के आकार का पता लगा सकती है। आठवें भाई के लक्षणों और गू कीड़े के आकार के अनुसार मैं प्रारंभिक रूप से यह निर्धारित कर सकता हूं कि वह पपेट गू से संक्रमित है। कठपुतली गू। उन्होंने झिरन ने सिर हिलाया। हाँ, यह मेरा प्रारंभिक निर्णय है। इसकी सही पुष्टि करने के लिए मैं संदर्भ के लिए एक संबंधित पुस्तक खरीदना चाहता हूं। बोलने के बाद उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल द कंपेंडियम ऑफ गू पॉइजन नामक पुस्तक खरीदने के लिए किया। मो जियुए जिस खच्चर गाड़ी को चला रहा था वह उसी गति से चल रही थी जिस गति से पैदल चल रही टीम के बाकी सदस्य चल रहे थे। वह झिरन बस गाड़ी के डिब्बे के किनारे पर बैठ गया और मो जियुए को साथ में देखने के लिए किताब पकड़ ली। यह ध्यान में रखते हुए कि मो जियुए सरलीकृत चीनी अक्षरों को नहीं पहचान सके, पपेट गू का वर्णन करने वाले पृष्ठ को उल्टने के बाद हे झिरन ने उसे सुनने के लिए धीरे से पढ़ा, जबकि तुलना के लिए पहले मो चौहान के अंतरिक्ष स्कैन से छवियां निकाली। निश्चित रूप से छवियों में गू वर्म पुस्तक में चित्र से पूरी तरह मेल खाता है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि पपेट गू मेजबान के शरीर में बांह की अक्षीय धमनी में जीवित रहता है और अपने जीवन को बनाए रखने के लिए मेजबान के रक्त पर निर्भर रहता है। एक मां गू कृमि और अनेक बच्चे गू कृमि होते हैं। केवल एक मां गू वर्म है जो नियंत्रक के हाथों में है। बच्चे गू कीड़ों की संख्या असीमित है। जो व्यक्ति शरीर में बच्चे गू को धारण करता है वह स्वायत्त चेतना खो देता है। उसके सभी व्यवहार मागू नियंत्रक द्वारा निर्धारित होते हैं। इसके अलावा नियंत्रक हाथ में मागू की स्थिति के आधार पर बच्चे गू वाहक की जीवित स्थिति प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार जब बच्चे गू वाहक की मृत्यु हो जाती है तो मां गू सहज रूप से बच्चे गू को वापस बुला लेगी। मो जियुए ने भौहें चढ़ा दी। जहां तक मुझे पता है गू प्रजनक सभी दक्षिणी सीमा क्षेत्रों में है। आठवें भाई के गू कीड़ा को हटाने के लिए हमें अभी भी वहां जाने पर एक रास्ता खोजना होगा। उसने पहले ही तय कर लिया था कि जब तक वह जिरन आठवें भाई के जीवन को सुरक्षित रख सकता है, उत्तर पश्चिम में स्वतंत्र लोगों के रूप में पहुंचने के बाद वह तुरंत अपने गू जहर को हटाने के लिए आठवें भाई के साथ दक्षिणी सीमा के लिए रवाना हो जाएगा। वह झिरन मंद मंद मुस्कुराया। तुमने यह क्यों नहीं पूछा कि क्या मैं गू जहर को दूर कर सकता हूं? वह हे झिरन के शानदार चिकित्सा कौशल के बारे में बहुत स्पष्ट थे। लेकिन आखिरकार आठवें भाई में जो था वह एक गू कीड़ा था और पूरे दाशुन राजवंश में कोई भी नहीं था जो गू तकनीक जानता हो। मो जियुए ने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। यह सुनकर उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई। कुछ अनिश्चित होकर उसने पूछा, क्या आप गू जहर को हटा सकते हैं? उन्होंने झिरन ने सिर हिलाया। मुझे सक्षम होना चाहिए, लेकिन मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। यह कोई समस्या नहीं है। अगर आठवें भाई के शरीर में कोई बड़ी समस्या नहीं है तो आइए आज रात ऑपरेशन के लिए एक साथ आपके स्थान पर चलें। जब हे झिरन ने सुना कि वह मो चौहान के शरीर से गू कीड़े निकाल सकती है तो मो जियुए बहुत खुश हुआ। उत्सुकता से कामना कर रहा था कि जल्द ही रात हो जाए ताकि वह आठवें भाई का जल्द इलाज कर सके। सुरक्षित रहने के लिए हे झिरन अपने स्थान पर लौट आई और मो चौहान को फिलहाल सोए रखने के लिए ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन लगाया। अंत में जब बाकी सभी लोग रात को आराम करने के लिए अपने तंबू में लौट आए तो हे झिरन और मो जियुए ने अधीरता से उसके स्थान में प्रवेश किया। मो चौहान अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हे झिरन ने उसे ऑपरेटिंग रूम में भेज दिया। जब मो जियुए ने सुना कि वह आठवें भाई के गू कीड़ों को हटाने के लिए सर्जरी करने जा रही है तो पहली बात जो मन में आई वह यह थी कि आठवें भाई को भी उसी तरह नग्न किया जा सकता है जैसे उसे किया गया था। यह सोचकर मो जियुए ने जल्दी से हे झिरन को ऑपरेटिंग रूम से बाहर की ओर धकेल दिया। मैं आठवें भाई के कपड़े उतार दूंगा। जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे बुला लेना। वह झिरन ने भौहें सिकोड़ ली। गू कीड़ा उसकी बाह में है। उसे पूरी तरह से नंगा करने की जरूरत नहीं है। मो जियुए को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उसे बाहर धकेलना जारी नहीं रखा। हालांकि उन्होंने फिर भी मो चौहान की शर्ट उतारने की पहल खुद की। यह देखकर कि आठवां भाई कितना क्षीण हो गया था, त्वचा और हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं, मो जियुए को अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ। आठवां भाई परिवार में सबसे मजबूत मार्शल आर्टिस्ट था और सबसे मोटा भी था। कौन जानता है कि इन वर्षों में उसने ऐसा क्या अनुभव किया था कि वह इतना बर्बाद हो गया। इस बारे में अधिक सोचने का समय नहीं था। गू वर्म को हटाना सबसे जरूरी था। मो चौहान की शर्ट उतारने के बाद मो जियुए स्वेच्छा से रास्ते से हटकर एक कोने में खड़ा हो गया। मो जियुए को चुपचाप कोने में खड़ा देखकर झिरन ने उसे बांझ सर्जिकल गाउन पहनने के लिए अपने पास बुलाया। फिर उसने उसे एक सीलबंद कांच की बोतल दी। इसे कसकर पकड़े। जैसे ही गू कीड़ा अपना सिर बाहर निकाले तुरंत इसे यहां पकड़ ले। इसे दूर न जाने दें।
मो जियुए ने गंभीरता से कांच की बोतल ली और सिर हिलाया। मो चौहान को दर्द के कारण जागने से रोकने के लिए हे झिरन ने पहले कुछ स्थानीय संवेदनाहारी दी। फिर उसने अपने पास सर्जिकल उपकरणों की एक ट्रे तैयार की और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। मो जियुए ने देखा कि एक चांदी की छुरी से 8वें भाई की बांह कट गई, चीरे से खून बह रहा था। वह झिरन खून से बेखबर लग रहा था, कीड़े को मारने से रोकने के लिए सावधानी से गहराई से काट रहा था। लगभग 5 मिनट बाद हे झिरन ने गंभीरता से बात की। गू कीड़ा पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मो जियुए की इंद्रियां तेज हो गईं, आंखें बिना पलक झपकाए चीरे वाली जगह पर टिक गईं। एक हाथ में संदंश और दूसरे में हेमोस्टेटिक संदंश का उपयोग करते हुए हे झिरन ने धीरे से मो चौहान की त्वचा और मांस को थोड़ा पीछे छील दिया। तभी एक 8 से 9 मिलीमीटर लंबा काला कीड़ा उनकी दृष्टि रेखा में प्रवेश कर गया। जैसे कि आसपास के खतरे को भांपते हुए कठपुतली गू ने अपने पंख फैलाए, अपने मेजबान के शरीर से भागने की तैयारी की। त्वरित सजगता के साथ मो जियुए ने बोतल के उद्घाटन को गू वम के रास्ते में रखा और उसे सीधे अंदर निर्देशित किया। फिर उसने टोपी को कसकर सील कर दिया। उनका महान कार्य पूरा हुआ, उन्होंने झिरन ने तुरंत मो चौहान के घाव को सिल दिया। तभी मो जियुए को एहसास हुआ कि हे झिरन ने पहले उसके घावों का इलाज इसी तरह किया था। हालांकि उपचार पद्धति उनके लिए अपरिचित थी, उन्हें पता था कि ऐसे उपचारित घाव पारंपरिक तरीकों की तुलना में कई गुना तेजी से ठीक होंगे। मो चौहान के घाव का इलाज करने के बाद हे झिरन ने उसे सूजन रोधी दवा के साथ एक आईवी ड्रिप लगाई। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और सर्जिकल गाउन उतार दिया, फिर कुछ रक्त प्लाज्मा खरीदने के इरादे से ताओबाओ शॉपिंग ऐप खोला। अपने फोन पर ताओबाओ ऐप खोलने पर उसने जो नोटिस देखा, उससे उसे बहुत बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। आज उसके स्टोर से सामानों की बिक्री बेहद प्रभावशाली रही, जिससे 10.9 मिलियन युआन की कमाई हुई। आगे जांच करने पर बड़ा खरीदार कोई और नहीं बल्कि छोटा संग्रहकर्ता था, जो लंबे समय से दिखाई नहीं दिया था। छोटे संग्राहक ने उसके लिए एक संदेश भी छोड़ा था, लेकिन वह झिरन वर्तमान में रक्त प्लाज्मा खरीदने और मो चौहान से निपटने में व्यस्त था। उसने बाद में समय मिलने पर उत्तर देने का निर्णय लिया। एक बार अपने मेजबान से अलग होने के बाद गुल लावा अधिकतम 10 दिनों तक जीवित रह सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि लावा उन 10 दिनों के भीतर सफलतापूर्वक मां गू के पास वापस नहीं लौट सका, तो वह निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। लावा को जीवित रखने के लिए इस तरह के प्रयास करने के पीछे उसका तर्क यह था कि अवसर मिलने पर वह इस सुराग का उपयोग उस व्यक्ति को ढूंढने में कर सकती है जिसने मो चौहान पर गू कीड़े का इस्तेमाल किया था। गू वर्म कंपेंडियम में कहा गया है कि मानव शरीर से निकाले गए गू लावा को लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें ताजे मानव रक्त से पोषण की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए हे झिरन ने मेजबान से बाहर निकलते ही लावा को रक्त पिलाने का इरादा किया। हालांकि मो जियुए को इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने मान लिया था कि वे लावा को पूरी तरह से हटा देंगे और जला देंगे। किसने सोचा होगा कि वह झिरन बोतल में इतना खून डाल देगा? ऐसा करने के पीछे आपका इरादा क्या है? उन्होंने झिरन को अपना तर्क समझाया। उसका स्पष्टीकरण सुनकर मो जियुए ने ईमानदारी से उसे धन्यवाद दिया। सौभाग्य से आपकी सोच सूक्ष्म है। अन्यथा भले ही 8वें भाई को पता हो कि उस पर किसने गैस का इस्तेमाल किया था, फिर भी हम उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। मो जियुए ने दक्षिणी शिनजियांग में गू पालने वालों के बारे में कुछ किंवदंतियां सुनी थी। दूसरों द्वारा देखे जाने पर वे मायावी, साधारण मनुष्य प्रतीत होते थे, लेकिन उनके असली स्वभाव को उजागर करें, वे भयानक गुरेज़र थे जिन्होंने केवल प्रतिष्ठा से डर पैदा किया। आधी प्लाज्मा बोतल भरने के बाद हे झिरन ने लावा वाली बोतल को सावधानी से दूर रख दिया। अभी भी बेहोश मो चौहान की ओर इशारा करते हुए मो जियुए ने पूछा, अब जब कीड़ा हटा दिया गया है, तो मुझे आश्चर्य है कि 8वां भाई कब जागेगा? उसने जीरन की नजर दीवार पर लगी बड़ी घड़ी पर डाली, फिर कहा, उसके सभी महत्वपूर्ण अंग स्थिर हो गए हैं। उसे 1 घंटे के भीतर होश आ जाना चाहिए। जब वह आईवी बैग खत्म हो जाएगा, तो हमें उसे जल्दी से बाहर निकालना होगा। मो जियुए का मूड अभी भी कुछ हद तक खराब था, लेकिन इससे उनकी सोच पर कोई असर नहीं पड़ा। यह देखकर कि मो जियुए कुछ देर तक चुप रहे, उन्होंने झिरन से पूछा, क्या आप पर्दे के पीछे 8वें भाई के साथ छेड़छाड़ करने वाले के बारे में सोच रहे हैं? मो जियुए ने सिर हिलाया। 8वें भाई का गू कीड़े से पीड़ित होना दक्षिणी झिंजियांग लोगों से असंबंधित नहीं हो सकता है। हालांकि दक्षिणी शिनजियांग के लोगों के लिए मो परिवार से कटु घृणा करना समझ में आता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मो परिवार के अस्तित्व ने बार बार दाशुन पर उनके आक्रमण के प्रयासों को विफल कर दिया है, जिससे उन्हें हारकर पीछे हटना पड़ा और हर बार विनाशकारी नुकसान उठाना पड़ा।
हालांकि काले कपड़े पहने उन पुरुषों की मार्शल आर्ट पूरी तरह से केंद्रीय मैदानों से थी, जिसमें दक्षिणी झिंजियांग लोगों का कोई निशान नहीं था। अकेले इस बिंदु के आधार पर मो जिवे इस संभावना को खत्म कर सकते हैं कि उन लोगों को दक्षिणी शिंजियांग की ओर से भेजा गया था। वे दोनों एक ही समय में चिंतनशील मौन में डूब गए। मूल रूप से हे झिरन और मो जिवे का मानना कि हत्या के प्रयास के पीछे का मास्टरमाइंड नानरुई था। लेकिन मो चुहान की स्थिति को देखते हुए उस मास्टरमाइंड ने स्पष्ट रूप से दक्षिणी शिंजियांग के लोगों के साथ मिलीभगत की थी। उस स्थिति में वे अब पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में अकेले नानरुई को इंगित नहीं कर सकते। विशेष रूप से वह झिरन अपने गहन ऐतिहासिक ज्ञान के साथ कई महत्वाकांक्षी लोग अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए विदेशी दुश्मनों के साथ मिलीभगत करना पसंद करेंगे। संक्षेप में, वर्तमान में वे दोनों सच्चे मास्टरमाइंड की पहचान निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं कर सके। वे केवल मो चुहान के होश में आने और उससे उपयोगी जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद में आगे पूछताछ करने का इंतजार कर सकते थे। अभी तक वास्तविक उत्तर खोजने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों चुपचाप इस विषय को जारी रखने से बचते रहे। टी झिरन ने मो चौहान की ओर देखा जो अभी भी कोमा में था। क्या तुमने सोचा है कि आठवें भाई को माँ और भाभीियों से कैसे मिलवाया जाए? मो जिवे ने एक पल के लिए सोचा। वे मो चौहान को सुबह सुबह अंतरिक्ष में लाए थे और अब बहुत रात हो चुकी थी। अगर उसने सच बताया कि आठवां भाई काले कपड़े पहने हत्यारों में से एक था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी, तो आज जो कुछ भी हुआ था उसे समझाना मुश्किल होगा। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने कहा, चलो और दूर चलते हैं और कहते हैं कि मैंने पहाड़ों में कुछ आवाजें सुनी और इसे जांचने के लिए गया, और तभी मेरी मुलाकात आठवें भाई से हुई। उन्होंने झिरन ने सिर हिलाया, ठीक है, यह भी काम करता है। उनको बातें करते करते आधा घंटा बीत चुका था। मो चौहान की आईवी भी टपकना खत्म कर चुकी थी। वह झिरन मो जिवे को लाया और बिना आवाज किए अंतरिक्ष से गायब हो गया। वे दोनों चुपचाप शिविर स्थल से निकलकर दूर की ओर चले गए। जब उन्हें लगा कि वे शिविर से कुछ दूर हैं, तो मो जिवे वहीं रुक गए। चलो इसे यही करते हैं। ठीक है। जैसे ही हे झिरन की आवाज गिरी, मो चौहान पहले ही दोनों के सामने खुले मैदान में आ चुके थे। यह देखकर कि आठवां भाई अभी भी नहीं जागा है, मो जिवे गया और अलाव बनाने के लिए कुछ जलाओ लकड़ी इकट्ठा की। लगभग 20 मिनट बाद मो चौहान की उंगलियां हिली, फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। मो चौहान बहुत देर तक मो जिवे को अविश्वास से देखता रहा, ऐसा लग रहा था जैसे वह इस पर विश्वास करने में असमर्थ है। उसकी आवाज कुछ कर्कश और शक्तिहीन थी। नौवां छोटा भाई। मो जिवे की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। उसने उत्साह से मो चौहान का हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर कहा, आठवें भाई, यह मैं हूं, यह जिवे है। मो चौहान ने कांपते हुए हाथ को आगे बढ़ाया, मो जिवे को छूने की कोशिश की। मो जिवे ने मो चौहान को बैठने की स्थिति में लाने में मदद करने के लिए अपने शरीर को करीब ले जाया। आठवें भाई, हम सबने सोचा कि तुम मर गए। आखिर क्या हुआ? मो चौहान के होंठ हिले, लेकिन वह बहुत कमजोर लग रहे थे। मैं छठे और सातवें भाई के साथ दक्षिणी सीमा से आक्रमण का विरोध कर रहा था जब दुश्मन ने हमें एक पहाड़ी घाटी में फुसलाया। जैसे ही मैं दुश्मनों से लड़ रहा था, अचानक एक तीखी गंध प्रकट हुई जिसे मैंने गलती से अपनी नाक और मुंह के माध्यम से अंदर ले लिया। अगली बार जब मैं जागा तो मैं एक अंधेरी, उदास गुफा में एक खंभे से लोहे की बेड़ियों से बंधा हुआ था। कुछ ही समय बाद एक बूढ़ा व्यक्ति दक्षिणी सीमा क्षेत्र के किसी व्यक्ति की तरह कपड़े पहने हुए मेरे सामने आया। मैंने देखा कि वह मुझ पर कुछ पाउडर बिखेर रहा था। उसके तुरंत बाद मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब मो चौहान ने बोलना समाप्त किया तो उसने मो जिवे की बांह को कसकर पकड़ लिया। नौवां छोटा भाई, क्या छठा और सातवां भाई ठीक है? और अब हम कहाँ हैं? मो जिवे ने अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे, फिर कहा, आठवें भाई, जिस घटना के बारे में आपने बात की वह 3 साल पहले हुई थी। उसी समय मुझे खबर मिली कि आप, छठे भाई और सातवें भाई सभी दक्षिणी सीमावर्ती सैनिकों के हाथों मारे गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में अभी भी जीवित हैं, आठवें भाई। मो परिवार की जागीर को अब एक शाही आदेश द्वारा तोड़-फोड़ कर निर्वासित कर दिया गया है और हम पर देशद्रोह और दुश्मन के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। अभी हम इस निर्वासन के दौरान सड़क पर हैं। आज सुबह काले कपड़े पहने हत्यारों के एक समूह ने मुझे मारने की कोशिश की और आप, आठवें भाई, उन काले कपड़े पहने लोगों में से एक थे। हालांकि आपने अपना चेहरा ढका हुआ था, मैंने तुरंत आपकी मार्शल आर्ट तकनीकों को पहचान लिया, इसलिए मैंने आपको बाहर खदेड़ दिया और छिपा दिया। जैसे ही मो जिवे ने बात की, उसने मो चौहान के सामने खड़े होने के लिए पहले ही हे झिरन को खींच लिया था। आठवें भाई, यह मेरी पत्नी है, हे झिरन, हे चांसलर के घर की वैद्य बेटी।
शुक्र है कि वह दवा जानती है और उसने आपके कठपुतली कीड़े को हटाने में मदद की है। मो जियुए के उन कुछ छोटे वाक्यों में मो चौहान को बड़ी मात्रा में चौंकाने वाली जानकारी प्राप्त हुई। वह अपने सामने खड़े मोटे भांग के कपड़े पहने दो लोगों को घूरता रहा, लेकिन काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। एक लंबे विराम के बाद मो चौहान ने अस्थायी रूप से पूछा, नौवे छोटे भाई, क्या तुमने कहा कि दक्षिणी सीमा पर उस लड़ाई को 3 साल हो चुके हैं? मो जियुए ने सिर हिलाया। यह सही है 8वें भाई, अब ठीक 3 साल हो गए हैं। मो चौहान ने पूछना जारी रखा, फिर छठे भाई और 7वें भाई के बारे में क्या? वह आशा कर रहा था कि यदि वह चमत्कारिक रूप से जीवित रह सका, तो निश्चित रूप से छठे और 7वें भाई भी किसी चमत्कार से जीवित दिख सकते हैं। मो जियुए ने अपने सिर को थोड़ा सा एक तरफ झुकाया और बाहर निकलने की आशंका वाले आंसुओं को रोकने के लिए अपनी आंखों को कई बार जोर से झपकाया। छठे भाई और 7वें भाई दोनों ने उस युद्ध में अपनी जान गंवा दी। यह सुनकर मो चौहान ने मो जियुए की बाहों को कसकर पकड़ लिया और उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि अब केवल हम 2 भाई ही बचे हैं? मो जियुए ने बड़ी कठिनाई से उत्तर दिया, हाँ। जब मो चौहान ने सकारात्मक उत्तर सुना, तो उसकी आंखें खून से सने हुए किसी फंसे हुए जानवर की तरह लग रही थी। वह सीधे बैठने के लिए संघर्ष कर रहा था, अपने बालों को दोनों हाथों से कसकर पकड़ रहा था और लगभग निराशा में चिल्ला रहा था, नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह सब सच है। उसकी हालत देखकर मो जियुए ने ऊपर जाकर उसे सांत्वना देने के लिए दिल दहला देने वाले दर्द को दबा दिया। 8वें भाई, ऐसा हुए बहुत समय हो गया है। अब जब आप जीवित हैं, तो यह स्वर्ग हमारे मो परिवार के प्रति महान उदारता दिखा रहा है। इस दृश्य को देखकर हे झिरन के चेहरे से भी आंसू बहने लगे, लेकिन उसका कारण अभी भी सही था। वह दोनों भाइयों के पास गई और धीरे से याद दिलाया, 8वां भाई, माँ और 8वीं भाभी कुछ ही दूरी पर कैंप साइट पर है। निश्चित रूप से हे झिरन की बातें सुनकर मो चौहान की भावनाएं काफी हद तक शांत हो गई। उसने मो जियुए को खून भरी आंखों से देखा। 9वां छोटा भाई, माँ और तुम्हारी 8वीं भाभी कैसी है? वे तो ठीक है। मो जियुए ने सावधानी पूर्वक मो चौहान को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद की। वे दोनों ठीक हैं। और जो मैं देख सकता हूँ, 8वीं भाभी आपको बहुत याद करती है। मो चौहान के दिमाग में तुरंत उसकी माँ के प्यार भरे चेहरे और उसकी पत्नी की आकर्षक छवि की मानसिक छवि उभरी। उन्होंने 1 महीने से भी कम समय पहले अपनी पत्नी झाओ जियांगलान से शादी की थी, जब वे अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन फिर उसे तुरंत सीमा पास से जरूरी खबर मिली और वह शाही आदेश के तहत रात भर मो जियुए के साथ वहां जाने के लिए निकल पड़ा। उसे याद आया कि पिछली बार जब वह घर से निकला था, तो उसकी माँ घर की सभी महिलाओं को सामने के द्वार पर छोड़ने के लिए लाई थी। तब तक उनकी माँ अपने पति और 5 बेटों को खो चुकी थी। फिर भी उसने उसे और 9वें छोटे भाई को चेतावनी दी, मो परिवार के लोग कायर नहीं हो सकते। उसकी पत्नी झाओ जियांगलान ने उसे अनिच्छा से पकड़ रखा था, उसकी आंखों में दिल का दर्द भरा हुआ था। कौन जानता था कि यह विदाई पूरे 3 साल तक चलेगी। और वास्तव में उसने वे 3 वर्ष बेहोशी और अस्त व्यस्तता में बिताए थे। मो चौहान ने मो जियुए का हाथ कसकर पकड़ लिया। 9वें छोटे भाई, मुझे उनसे मिलवाने ले चलो। मो चौहान को हर कदम पर लड़खड़ाते हुए देखकर मो जियुए को चिंता महसूस हुई। वह सोच रहा था कि 8वें भाई ने केवल उसका हाथ ही काटा है, वह किसी भी तरह से इतना कमजोर नहीं हो सकता। तो उसने हे झिरन से पूछा, रनरान, 8वें भाई के शरीर के साथ वास्तव में क्या हो रहा है? पिछले 3 वर्षों में पपेट वम ने उसका बहुत सारा सार और खून चूस लिया है, जिसके बाद 8वें भाई का इस समय कमजोर होना सामान्य बात है। और उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए, यह इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि उसने लंबे समय से कुछ भी नहीं खाया है। संयोग से, मेरे पैकेज में अभी भी कुछ खाना है, तो आइए पहले 8वें भाई के पेट में कुछ खाना डालें। वास्तव में उसके पास झिरन के पास कोई पैकेज नहीं था। उसने महसूस किया कि मो चौहान इस पूरे समय उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए उसके स्थान से एक यादृच्छिक पैकेज निकालने से पता नहीं चलेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी चेतना उसके स्थान में प्रवेश कर गई। उसने ताओबाओ से एक बड़ा सफेद स्टीम्ड बन खरीदा और अपने फ्रिज से कुछ ब्रेस्ड बीफ निकाला। मो चौहान वास्तव में भूख से मर रहा था। उसने हे झिरन के हाथों से भोजन स्वीकार करने से पहले धन्यवाद का एक शब्द कहा और उसे खाना शुरू कर दिया। उन्होंने झिरन ने एक पानी का मूत्राशय भी निकाला। 8वें भाई, चूंकि तुम्हें खाना खाए हुए बहुत लंबा समय हो गया है, इसलिए इतनी जल्दी मत खाओ, नहीं तो तुम्हारे पेट और तिल्ली में चोट लग जाएगी। यह सुनकर मो चौहान का चेहरा लाल हो गया। वह वास्तव में भूल गया था कि उसके छोटे भाई बहन अभी भी यहीं थे।
पानी के मूत्राशय को स्वीकार करते समय मो चौहान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। याद दिलाने के लिए धन्यवाद छोटी बहन। एक बड़े उबले हुए बन और सॉस बीफ के एक पैकेट को खाने के बाद मो चौहान को अंततः थोड़ी ताकत महसूस हुई। उसने जल्द से जल्द अपने परिवार से मिलने की उम्मीद में अपनी गति तेज कर दी। जब वे शिविर के आसपास पहुंचे तो मो जियुए जानबूझकर रात के पहरेदारों से नहीं छुपे। भविष्य में 8वां भाई उनके साथ उत्तर पश्चिम की यात्रा करेगा, इसलिए छिपने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जहां तक लोगों की बात है जो चाहते थे कि उनकी पीठ पीछे उनकी मृत्यु हो जाए, भले ही 8वां भाई मौजूद न हो, वे फिर भी अपनी चाल चलेंगे। 3 लोगों के चलने की आवाज शांत नहीं थी। हालांकि रात के पहरेदार थोड़ी नींद में थे, फिर भी उन्हें शोर सुनाई दे रहा था। आसमान में बहुत अंधेरा था और चौकीदार आने वाले व्यक्तियों के चेहरे नहीं देख सके, केवल 3 छायाएं। वहां कौन है? एक चौकीदार ने जोर से पूछा। यह हम है, सर, झिरन ने उत्तर दिया। वह झिरन की स्थिति कुछ हद तक उस स्थान के करीब थी जहां मो के परिवार का तंबू स्थित था। जब मो परिवार की महिलाओं ने उसकी आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि कुछ हुआ है और वे जांच करने के लिए एक एक करके तंबू से बाहर आईं। अरे झिरन, क्या हुआ? बुढ़िया मो ने उत्सुकता से पूछा। इसी समय चौकीदार भी जांच करने के लिए वहां आए और पूछने लगे, हे झिरन, तुम सब आधी रात को आराम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने झिरन ने तुरंत चौकीदारों को जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने बूढ़ी महिला मो को मो चौहान की दिशा में लड़खड़ाते हुए देखा था। बूढ़ी महिला मो ने अपनी आंखें जोर से मली और मो चौहान की सावधानीपूर्वक जांच की। चौहान। मो चौहान ने बूढ़ी महिला मो के सामने घुटने टेक दिए और कहा, माँ, यह आपका अविवाहित बेटा है, चौहान। उसी समय 8वीं भाभी ने भी मो चौहान की आवाज पहचान ली और कई अन्य भाभियों को दरकिनार करते हुए उनके पास आ गई। पति, क्या यह सचमुच तुम हो? तुम सचमुच मरे नहीं हो? मो चौहान ने अपनी कभी मोटी पत्नी को, जो अब पतली हो गई थी, देखकर कठिनाई से सिर हिलाया। जियानग्लान, यह मैं हूं, मैं मरा नहीं हूं। 8वीं भाभी फूट फूट कर रोने लगी और चारों ओर की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए खुद को मो चौहान की बाहों में फेंक दिया। साथ ही उसकी छोटी छोटी मुठ्ठियां उसकी छाती पर बजती रहीं। मो चौहान, तुम मूर्ख! अगर तुम मरे नहीं थे तो घर क्यों नहीं आए? सिसकना, सिसकना, सिसकना। तुम्हें पता है क्या, मेरे पैतृक परिवार की 2 भाभियों ने पूरे 3 साल तक मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी शादी हुई, मैं अपने पति के लिए दुर्भाग्य लेकर आई। यह सब तुम्हारी गलती है। सिसकना, सिसकना, सिसकना। यह दृश्य देखकर बाकी भाभियों के भी आंसू छलक पड़े, लेकिन उन्हें पास न आने की सूझबूझ थी। मो हन्यू भी बूढ़ी महिला मो के पास आई और उसके सामने उस व्यक्ति की ओर देखा जो पहचानने योग्य रूप से पतला हो गया था। माँ, क्या यह सचमुच 8वां भाई है? वो ऐसा कैसे हो गया? जिस समय मो चौहान ने घुटने टेके, बूढ़ी महिला मो ने आगे बढ़ने और आगे की पूछताछ करने के लिए उसकी मदद करने का इरादा किया। हालांकि इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाती, 8वीं भाभी ने खुद को उस पर फेंक दिया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने जीवन साथी से अलगाव के दर्द से गुजरा था, उसने स्वाभाविक रूप से इसे समझा और खुद को पास आने से रोक लिया। अपनी नंद की बातें सुनकर 8वीं भाभी को एहसास हुआ कि वह अभी कुछ ज्यादा ही आवेग में आ गई है। वह जल्दी से मो चौहान के आलिंगन से उठी और बूढ़ी महिला मो की ओर देखने लगी। माँ, मुझे क्षमा करें, यह मेरी ओर से अचानक किया गया कदम था। बूढ़ी महिला मो ने अपना कंधा थपथपाया और कहा, यह ठीक है। आजकल हम अब एक अमीर परिवार नहीं है जहां हर मोड़ पर नियमों का पालन करना पड़ता है। हम उन औपचारिकताओं को छोड़ सकते हैं। जैसे ही वे बात कर रहे थे, बूढ़ी महिला मो पहले ही मो चौहान के पास पहुंच गई थी और उसकी मदद करने के लिए पहुंच गई थी। जैसे ही बूढ़ी महिला मो का हाथ मो चौहान की बांह को छुआ, उसके द्वारा अभी अभी दबाए गए आंसू एक बार फिर अनियंत्रित रूप से बहने लगे। चौहान, इन 3 वर्षों में तुमने क्या अनुभव किया है? तुम इतने पतले क्यों हो गए हो? मो चौहान ने अपनी मां के मार्गदर्शन का पालन किया और उठ खड़े हुए। मां, मैं। जैसे ही मो चौहान कुछ समझाने वाले थे, मो जियुए आगे बढ़े। मां, 8वां भाई घायल है और अभी भी बहुत कमजोर है। ये सवाल बाद में धीरे धीरे पूछना बेहतर होगा। बूढ़ी औरत मो को मो जियुए का मतलब समझ में आ गया। बात बस इतनी थी कि आसपास के इतने सारे लोगों के साथ इन मामलों पर चर्चा करना उचित नहीं था। वह पहले मो चौहान के बारे में बहुत चिंतित थी, जिसने उसे इस बिंदु को नजरअंदाज कर दिया। इस समय पेंग वांग भी स्थिति का आकलन करने के लिए अधिकारियों के एक समूह के साथ पहुंचे और फैंग और जी परिवारों के सदस्य भी पास में थे, देख रहे थे। अपनी पिछली बातचीत से उन्हें मो चौहान की पहचान के बारे में पहले ही पता चल गया था।
हालांकि वे मो चौहान के पुनरुत्थान से हैरान थे, लेकिन उन्हें वास्तव में मो परिवार के लिए खुशी महसूस हुई। पेंग वांग सबसे चतुर थे और उन्होंने दर्शकों की ओर अपना हाथ लहराया। मो परिवार पुराने समय को याद कर रहा है। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। सब लोग तितर बितर हो जाओ। भीड़ आज्ञाकारी ढंग से तितर बितर हो गई। मो जीवे ने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि सुबह होने में अभी कुछ समय होगा। आठवें भाई, तुम्हें अभी मेरे तंबू में आराम करना चाहिए। हम बाद में बात कर सकते हैं। इतने में पांचवी भाभी वहां चली गई। नौवां भाई, आठवीं बहन और मैं एक तंबू साझा करते हैं। मैं अपना सामान लूंगा और माँ और हन्यू के साथ इसमें रहूंगा। आठवें भाई को आठवीं बहन के तंबू में जाने दो। इससे पहले कि मो जीवे जवाब दे सके, बूढ़ी महिला मो पहले सहमत हुई। हाँ, यह उचित है। चौहान की कमजोर स्थिति को देखते हुए झाओ शी के लिए उसकी देखभाल करना सुविधाजनक है। जैसे ही वे बात कर रहे थे, पांचवी भाभी ने आठवें भाई और आठवीं बहन के लिए जगह बनाते हुए पहले ही अपना सामान तंबू से बाहर निकाल लिया था। आठवीं भाभी ने आगे बढ़कर मो चौहान की बांह को सहारा दिया। पति, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मो चौहान ने धीरे से उसकी बांह पर लिपटे हाथ को थपथपाया। ठीक है। आठवीं भाभी ने तंबू में प्रवेश करते समय मो चौहान का सावधानीपूर्वक समर्थन किया, लेकिन पर्दा नहीं खींचा गया। वह जानती थी कि मां को अपने पति से बहुत कुछ कहना होगा। निश्चित रूप से, बूढ़ी महिला मो उनके पीछे पीछे अंदर चली गई। मो जीवे को चिंता थी कि आठवां भाई गलती से उनके द्वारा तैयार किए गए स्पष्टीकरण को प्रकट कर सकता है, इसलिए वह तेजी से आगे बढ़ा और बूढ़ी महिला मो को पकड़ लिया। माँ, आठवां भाई बहुत कमजोर है। उसे अभी आराम करने दो। अगर तुम्हें कुछ जानना है तो कल अपने बेटे को बता देना। बूढ़ी महिला मो ने मो चौहान को देखा, जो थोड़ा झुका हुआ शरीर के साथ तंबू के अंदर बैठा था, और आठवीं भाभी से कहा, झाओ शी, आपको जल्दी आराम करना चाहिए। हम इसके बारे में कल बात कर सकते हैं। बोलने के बाद वह मो जीवे के साथ चली गई। निस्संदेह वह मो चौहान की स्थिति के बारे में सावधानीपूर्वक पूछताछ करेगी। अन्य भाभियां चुपचाप मो हन्यू को अपने अपने तंबू में वापस ले गईं। वे सभी समझ गए कि अगर मो चौहान के बारे में कुछ जानना है, तो माँ उन्हें कल सूचित करेगी। इस वक्त कोई जल्दी नहीं थी। मो जीवे ने अपनी माँ को मो चौहान की आपबीती सुनाई, क्योंकि उन्होंने हे झिरन के साथ पहले ही चर्चा कर ली थी। माँ, आठवां भाई उन काले कपड़ों वाले व्यक्तियों में से एक है जो जल्दी उठ जाते हैं। जब मैंने उसके खिलाफ लड़ाई की, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए मैंने उसे बेहोश कर दिया और चुपके से उसे पास की गुफा में छिपा दिया, और लियांग हाओ और अन्य लोगों को वहीं निगरानी करने के लिए छोड़ दिया। रात होने के बाद मैंने आठवें भाई का इलाज करने के लिए रिनरान के साथ उस गुफा में लौटने के लिए अपने हल्केपन कौशल का उपयोग किया। बूढ़ी महिला मो ने लियांग हाओ और अन्य लोगों के शरण मांगने के बारे में पहले ही सुन लिया था, और उसे इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। मो जीवे ने मामले से ध्यान भटकाने के लिए मो चौहान को बचाने का बहाना इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं छिपाया। यह सुनकर बूढ़ी औरत मो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। हमारे मो परिवार के बच्चों के खिलाफ इस तरह के उत्पीड़न के पीछे कौन है? बूढ़ी महिला मो को संकट में देखकर हे झिरन उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ा। माँ, स्थिति पहले ही बीत चुकी है। यह सौभाग्य की बात है कि आठवां भाई जीवित वापस आने में सक्षम है। आपको उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेरे साथ, मैं उसके पूर्ण स्वस्थ होने की गारंटी देता हूँ। बूढ़ी औरत मो ने सिर हिलाया और फिर हे झिरन का हाथ थपथपाया। हे शी, जब से तुमने मो परिवार में शादी की है, मैंने तुम्हारे द्वारा किए गए हर काम पर गौर किया है। यदि तुम नहीं होती तो हमारा पूरा परिवार बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। और अब आपने आठवें भाई से कठपुतली का अभिशाप भी हटा लिया है। दयालुता का यह कार्य मेरे दिल में रहेगा। माँ, हम सब एक परिवार हैं, ये बातें कहने से तुम्हें अच्छा नहीं लगता? टी झिरन ने बूढ़ी महिला मो को सांत्वना देने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। मो जीवे ने बूढ़ी महिला मो को घटना के बारे में बताने का फैसला किया, क्योंकि वह अपनी माँ के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था। बूढ़ी औरत मो ने हर तरह के तूफान देखे थे और उसका स्वभाव आम महिलाओं की तरह सरल नहीं था। यदि वह मो चौहान के अनुभव के बारे में अस्पष्ट होता, तो शायद वह इसे बिल्कुल भी नहीं संभाल पाती। इसलिए मो जीवे ने अपने सभी कार्ड टेबल पर रखने का फैसला किया। इस तरह, हालांकि उसकी मां दुखी होगी, फिर भी यह उसे पूरे दिन चिंता करने देने से बेहतर था। इसके अलावा मो जीवे ने उन बहानों को दोहराया जो वह और हे झिरन लेकर आए थे। यह दर्शाता है कि उसकी मां को दूसरों से भी यही बात कहनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से ओल्ड लेडी मो ने बिना किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता के उसके इरादों को समझ लिया।
जब मो जिवे और हे झिरन बूढ़ी महिला मो को सांत्वना दे रहे थे, आठवीं भाभी ने मो चौहान को तंबू में उसके मूल स्थान पर वापस लेटने में मदद की थी। उसके चेहरे पर अभी भी आंसू बह रहे थे। पति, क्या आप जानते हैं कि जब मैंने पहली बार आपकी मृत्यु की खबर सुनी थी, अगर मैंने यह नहीं सोचा होता कि मुझे अभी भी आपकी ओर से आपकी मां की सेवा करनी है, तो मैं वास्तव में जीवित नहीं रह पाता। जैसे ही वह बोली, आठवीं भाभी बड़बड़ाते हुए फिर से मो चौहान की बाहों में गिर गई। पति, क्या आप जानते हैं कि मैं तुम्हें कितना याद करती थी? वो वो मो चौहान ने अपनी नाजुक पत्नी को कसकर गले लगाने के लिए हाथ उठाया, धीरे से उसके कुछ सूखे बालों को सहलाया और कहा, यह मैं ही था जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया। जब तक मैं जीवित रह सकता हूं, मैं निश्चित रूप से भविष्य में तुम्हें इसकी भरपाई करूंगा। आठवीं भाभी ने जोर से अपना चेहरा उसकी छाती से सटा दिया। तुम्हें अच्छे से जीना होगा। अगर किसी को मरना है, तो मैं पहले मरूंगा। मैं तुम्हें दोबारा खोने का दर्द नहीं सह सकता। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अच्छे से जीऊंगा। मो परिवार के सभी सदस्यों के लिए यह एक रात की नींद हराम करने वाली रात थी। सुबह सुबह जब सभी लोग उठते थे तो लगभग सभी की आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे होते थे। वह झिरन और मो जीवे तंबू से बाहर आए और सबसे पहले पेंग वान को खोजने गए। उन्हें लगा कि मो चौहान के मामले के बारे में पेंग वान को आधिकारिक तौर पर सूचित करना आवश्यक है। पेंग वांग ने अनुमान लगाया था कि वे उसे ढूंढने आएंगे, इसलिए उठने के बाद उसने टीम को आगे बढ़ने के लिए आग्रह करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि अपनी जगह पर ही इंतजार करता रहा। मो जीवे ने हे झिरन को अपने बगल में बैठाया। बिग ब्रदर पेंग, जैसा कि आपने कल रात देखा, मेरा आठवां भाई मरा नहीं है। यह आपके मो परिवार के लिए बिल्कुल अच्छी खबर है, जश्न मनाने लायक। जैसे ही पेंग वांग ने बात की, उसने हे झिरन की ओर देखा। छोटी बहन, मैंने लंबे समय से आपके खाना पकाने के कौशल का स्वाद नहीं चखा है। आप आज रात के खाने के लिए कुछ कौशल दिखाएंगी, है ना? कोई बात नहीं, मैं गारंटी देता हूं कि बिग ब्रदर पेंग और अन्य अधिकारी संतुष्ट होंगे। जाहिर है, पेंग वांग एक चतुर व्यक्ति थे। वो इस बात के विवरण में नहीं जाना चाहता था कि मो चौहान कैसे जीवित वापस आने में सक्षम था। वह हमेशा एक सिद्धांत को ध्यान में रखते थे, जितना अधिक आप जानेंगे, उतनी ही तेजी से आप मरेंगे। एक नजर में मो जीवे और हे झिरन को पेंग वान के इरादे का एहसास हो गया। मूल रूप से वे केवल पेंग वान को सूचित करना चाहते थे कि टीम में एक और व्यक्ति है। अब जब यह तय हो गया, तो उन्हें चीजों को छिपाने के लिए सभी प्रकार के बहाने ढूंढने में अपनी सांस बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। निर्वासित दल का नियम था कि जब तक विशेष परिस्थिति न हो, अपराधियों को किसी भी वाहन में सवार होने की अनुमति नहीं थी। मो चौहान की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, वह सड़क पर मुख्य समूह के साथ बने रहने के लिए बहुत कमजोर था। पेंग वांग लोगों पर एक उपकार करेगा, वह समझ गया कि मो जीवे इस मामले को सामने लाएगा, इसलिए उसने मो चौहान को खच्चर गाड़ी में सवारी करने की पेशकश करने की पहल की। मो जीवे और हे झिरन ने स्वाभाविक रूप से अपना आभार व्यक्त किया। भाभीियों ने सुबह सुबह नरम चावल का दलिया पकाया था, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सफेद आटे की उबली हुई रोटी और एक चाय का अंडा भी बनाया था। सभी ने नाश्ता खत्म ही किया था कि पेंग वान का पक्ष आगे बढ़ने के लिए तैयार होने लगा। मो चौहान की शारीरिक स्थिति और गंभीर कुपोषण को ध्यान में रखते हुए, हे झिरन के पास उसकी भरपाई करने के अनगिनत तरीके थे। इस समय आसपास इतने सारे लोगों के साथ, मो चौहान के शरीर को पोषण देने के लिए कुछ जिनसेंग और लिंगजी और अन्य औषधीय सामग्रियों का उपयोग करना सबसे अच्छा था, जिन्हें इस युग के लोग पहचानेंगे। उसे बस इन औषधीय अवयवों को प्रकट करने का अवसर खोजने की जरूरत थी। सौभाग्य से, उस दिन सैनिक दूसरे शहर से होकर गुजरे। मूल रूप से उन्हें शहर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पेंग वान की लालसा थी और उन्होंने सुबह सुबह कहा कि वो पूरे दिन स्वाद के बारे में सोचते हुए, हे झिरन द्वारा पकाए गए व्यंजन खाना चाहते थे। इसलिए, जब वे वहां से गुजरे, तो उसने मुख्य सैनिकों को वहीं रुकने का आदेश दिया। वह आपूर्ति खरीदने के लिए हे जिरान और एक अधिकारी को शहर में लाया। यह जानते हुए कि शहर में एक यात्रा पर वह झिरन जो चीजें खरीदेगा, वो निश्चित रूप से कम नहीं होंगी, मो जियुए ने मो चौहान की मदद की और उसे खच्चर गाड़ी का नेतृत्व करने दिया। पेंग वांग अब मो परिवार को अपराधी नहीं मानते थे और स्वाभाविक रूप से वह झिरन से जबरन वसूली नहीं करेंगे। छोटी बहन, यहाँ 5 टन चांदी है। मैं आज रात का खाना अपने भाइयों के लिए तुम्हारे हाथों में छोड़ दूंगा। जैसे ही वह बोला, वह चांदी को हे झिरन के हाथों में देने ही वाला था। इस अवधि में अपने परिवार के लिए पेंग वान की देखभाल को ध्यान में रखते हुए, हे झिरन ने अपनी रजत पदक नहीं ली। बिग ब्रदर पेंग, हम सहमत थे कि यह हमारा उपहार होगा, हम आपको चांदी निकालने की अनुमति कैसे दे सकते हैं?
उन्होंने झिरन ने सीधे रजत को पीछे धकेल दिया। यह देखकर पेंग वांग ने भी उससे बहस नहीं की। चूंकि यह मामला है, बड़े भाई आपके साथ समारोह में खड़े नहीं होंगे। वह जानता था कि हे झिरन को अकेले खरीदारी करना पसंद है। पेंग वांग अधिकारी को सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर ले गया, जहां इंतजार करते हुए उन्होंने चाय पी। इस बार शहर में प्रवेश करने का हे झिरन का मुख्य लक्ष्य मो चुहान के लिए कुछ पौष्टिक उत्पाद खरीदना था। पेंग वांग से अलग होने के बाद वह खच्चर गाड़ी को एक सुनसान गली में ले गई। वो सीधे खच्चर गाड़ी में गई और ताओबाओ ट्रेजर मॉल में 2 पुराने पहाड़ी जिनसेंग और 2 लिंगजी मशरूम खरीदे। एक कहावत है कि औषधीय अनुपूरक खाद्य अनुपूरक जितने अच्छे नहीं होते। हालांकि मो चौहान का शरीर बहुत कमजोर था। उन्होंने झिरन ने एक ही समय में औषधीय और खाद्य पूरक दोनों का उपयोग करने का निर्णय लिया। इसलिए उसने उस स्थान पर 2 मांस वाले कबूतर और एक काला चिकन भी खरीदा और मो चौहान के लिए सूप पकाने के लिए इनका उपयोग लिंगजी और जिनसेंग के अलावा किया। इसके अलावा उन्होंने अंतरिक्ष फार्मेसी से निकाली गई कई प्रकार की औषधियां डाली जो मानव प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ावा देती हैं। उन्हें मो चौहान के लिए हर दिन समय पर लेने के लिए एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल में डाला। खरीदारी का एक दुर्लभ अवसर होने के कारण हे झिरन स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देगा। उसने कई प्रकार के मौसमी फल, सब्जियां, विभिन्न मांस और कुछ स्मोक्ड सॉस वाले खाद्य पदार्थ खरीदे। दूसरों को भोजन कराते समय उसे बाहर जाना पड़ता था। उन्होंने झिरन ने ताओबाओ ट्रेजर मॉल में वुलियांगे शराब का एक मामला खरीदा और उसे वाइन जार में डाल दिया। जब आपूर्ति तैयार हो गई और आधी गाड़ी पहले ही भर गई, तो हे झिरन अंततः पेंग वांग के साथ पुनर्मिलन के लिए संतुष्ट खच्चर गाड़ी को चाय की दुकान तक ले गया। खरीदारी में हे झिरन की दक्षता के संबंध में पेंग वांग लंबे समय से इसके आदी थे। रात का खाना तैयार करने के लिए अधिक समय पाने के लिए पहले लौटने पर विचार करते हुए हे झिरन ने पेंग वांग और आधिकारिक को गाड़ी में सवारी करने दी, जबकि वह खच्चर गाड़ी को पूरे रास्ते वापस ले गई, क्योंकि इससे उन्हें तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति मिल जाएगी। जैसे ही पेंग वांग ने गाड़ी में प्रवेश किया, वह पूरी तरह से अवाक रह गया। थेस वास्तव में अमीर और शक्तिशाली थे, वास्तव में बहुत सारा सामान खरीद रहे थे। फिर उसने फिर से उन 5 टन चांदी के बारे में सोचा जो उसने पहले निकाली थी। डर था कि आधा भी नहीं खरीदेगा। वह झिरन पेंग वांग के विचारों से अनजान था। उसने खच्चर गाड़ी को तेजी से शहर से बाहर भगाया। आकाश को देखते हुए पेंग वांग ने उन्हें जगह पर आराम करने से पहले 1 और घंटे के लिए जल्दी जाने का आदेश दिया। एक लक्ष्य के साथ मुख्य समूह ने सड़क पर और भी तेजी से गति पकड़ ली। 1 घंटे बाद पेंग वांग ने एक नदी के किनारे रात बिताने का फैसला किया। यह जानते हुए कि उन्हें आज रात अधिकारियों के साथ रात्रि भोज कराना है, टीम के रुकने के बाद भाभियां सामग्री को संसाधित करने में मदद करने के लिए आईं। फैंग और जी परिवारों की महिलाओं ने सुना कि हे झिरन आज रात अधिकारियों को रात्रि भोज पर बुला रही है और मदद के लिए दौड़ पड़ी। झिरन को खाना बनाना शुरू करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने सबसे पहले 8वीं भाभी को मो चौहान के स्वास्थ्य को पोषण देने के लिए औषधीय सूप बनाना सिखाया। जब 8वीं भाभी ने देखा कि झिरन ने मो चौहान के स्वास्थ्य के लिए कितनी मूल्यवान सामग्री खरीदी है, तो वह इतनी प्रभावित हुई कि उसकी आंखें लाल हो गईं। भाभी, आपने इस पर बहुत चांदी खर्च की होगी। वह झिरन लापरवाही से मुस्कुराया, यह ज्यादा नहीं था, इसके बारे में चिंता मत करो। दरअसल उसने ताओबाओ से ज्यादा खर्च नहीं किया था। हालांकि आप वहां कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन उपन्यासों में वर्णित 1000 साल पुराने जिनसेंग और लिंगजी जैसी वस्तुएं वास्तव में मौजूद नहीं थी। इसकी खेती उन्नत तरीकों से की गई थी और यह महंगा भी नहीं था। 2 जिनसेंग की कीमत 1500 युआन है। उसने 1400 युआन खर्च करके सबसे अच्छी दिखने वाली लिंगजी को चुना। रेशमी चिकन और कबूतर के मांस को भी जोड़ दें तो भी एक सिल्वर हेयरपिन बेचने से मिलने वाली रकम आधे से भी कम है। अब हे झिरन के लिए यह जेब परिवर्तन था। इसके अलावा सम्राट शुनवु बिल का भुगतान कर रहे थे, इसलिए उन्हें कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। अपनी भाभी द्वारा अपने पति के लिए खरीदे गए बढ़िया सप्लीमेंट्स को देखकर 8वीं भाभी ने कीमती सामग्रियों के बर्बाद होने के डर से सूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि 8वीं भाभी इसे स्वतंत्र रूप से संभाल सकती है, हे झिरन रात का खाना बनाने चली गई। आज रात की दावत मो चौहान की घर वापसी का जश्न मनाते हुए आधिकारिक पेंग और अन्य लोगों को संतुष्ट करने के लिए थी। सभी की मदद से हे झिरन को केवल खाना बनाना था। पहले की तरह मो जियुए आग बुझाने में मदद करने के लिए पास में बैठ गया। अब उसका एक और उपयोग भी था। वह हे झिरन को उसके स्थान से सामग्री चुराने में मदद करने के लिए था।
जब भी वह गुप्त रूप से मसाला निकालना चाहती थी, मो जियुए लोगों की दृष्टि को अवरुद्ध करने से पहले चारों ओर देखती थी। इस जोड़ी ने एक साथ सहजता से काम किया। रात होते होते 8 व्यंजन और एक सूप खत्म हो गया। लाल ब्रेज्ड पोर्क पसलियां हे झिरन की पसंदीदा आवश्यक थी। वहां रेडीमेड क्रिस्टल एल्बो पोर्क भी था जिसे उसने सीधे ताओबाओ से खरीदा था, जिसने सभी को मदहोश कर दिया। पूरी तरह से भुनी हुई बत्तख, डोनपो पोर्क, मूली से भरे मीटबॉल सूप और अन्य रंग बिरंगे तैयार व्यंजनों में भरपूर मात्रा में हिस्सा था। यहां तक फैंग और जी परिवारों को भी हिस्सा मिला। केवल दुखी ही परिवार, जो अब हे जिजुआन के बिना सहमा हुआ था, केवल दूर से देख सकता था। बाहर अधिकारियों के लिए जमीन पर 2 बड़े तेल के कपड़े बिछाए गए थे। मो चौहान के लौटने के बाद यह पहला पारिवारिक पुनर्मिलन रात्रिभोज था। लेडी मो के निमंत्रण पर हर कोई एक साथ इकट्ठा हुआ, इस तरह से जीवंत। अपनी पत्नी से औषधीय चिकन सूप का एक बड़ा कटोरा लेने के बाद मो चौहान को अब भूख नहीं थी। लेकिन यह सोचकर कि यह उसकी घर वापसी का जश्न मनाएगा, उसने और अधिक खाने की कोशिश की। इस डर से कि कहीं उसके पति का पेट न भर जाए, 8वीं भाभी लगातार उसके कटोरे में भोजन का ढेर लगाती रही। भोजन के बाद मो चौहान को पाचन में मदद के लिए घूमना पड़ा। उन्होंने झिरन ने 8वीं भाभी को प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए दवा दी और कहा कि इसे दिन में 2 बार मो चौहान को दें। व्यस्त दिन और मो चौहान के मामले पर कल रात नींद की कमी से थककर हे झिरन और मो जियुए कल की यात्रा के लिए आराम करने के लिए जल्दी अपने तंबू में लौट आए। शायद शराब पीने के कारण मो जियुए का गर्म शरीर आज रात उसके शरीर को हल्के से छूता रहा। उससे निकलने वाली गर्मी को महसूस करते हुए उसका शरीर स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त हो गया। अजीब बात है, उसे यह अनुभूति बिल्कुल भी नापसंद नहीं थी, यहां तक कि उसे खुशी और उत्तेजना का एक अंश भी महसूस हो रहा था। इन अजीब भावनाओं से उसकी अत्यधिक तंद्रा अचानक दूर हो गई। नजर डालने पर मो जियुए ने अपनी आंखें बंद कर ली, समान रूप से सांस ले रहा था, स्पष्ट रूप से पहले से ही सो रहा था। उसके मन को भटकने से रोकने के लिए हे झिरन ने ताओबाओ की जांच करने और लिटिल कलेक्टर को जवाब देने के लिए उसके स्थान में प्रवेश किया। इससे हे झिरन को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले जब वह सप्लाई के लिए शहर गई तो दुकान में लेन देन का कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन अब मैसेज बॉक्स में 13 करोड़ की कमाई दिखाई गई। जितने समय में उसकी प्राचीन वस्तुओं की दुकान खुली थी, आज का मुनाफा पहले के कुल मुनाफे से अधिक हो गया। यदि मो जियुए को जगाने की चिंता न होती तो वह अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए उछल कूद और चिल्ला सकती थी। खरीद रिकॉर्ड को देखते हुए यह सब उम्मीद के मुताबिक लिटिल कलेक्टर था। उसे आश्चर्य हुआ कि लिटिल कलेक्टर ने जीवन यापन के लिए इस तरह खर्च करने के लिए क्या किया। उत्सुकतावश उसने उससे चैट खोली। लिटिल कलेक्टर, बॉस, मुझे हाल ही में पेंटिंग्स और फूलदानों के एक बैच की तत्काल आवश्यकता है। यदि आपके पास स्टॉक है तो कृपया उन्हें यथाशीघ्र सूचीबद्ध करें। कीमत कोई वस्तु नहीं है। उन्होंने यह संदेश अब से 5 घंटे पहले अपराह्न 3:05 बजे भेजा था। निश्चिंत होकर कि क्या वह अभी भी ऑनलाइन था, उसने अस्थायी रूप से उत्तर दिया, मेरे पास आपके लिए अनगिनत पेंटिंग और फूलदान है। आप क्या मूल्य सीमा चाहते हैं? यह मानते हुए कि लिटिल कलेक्टर की ओर से कोई उत्तर नहीं आया, वह अन्य चीजें ब्राउज करने ही वाली थी कि तभी उसका अवतार सामने आ गया। उसने आश्चर्यजनक रूप से वापस संदेश भेजा। उसने झिरन ने जल्दी से चैट खोली। लिटिल कलेक्टर, जब तक वे आपकी दुकान से गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं हैं, तब तक मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। वह झिरन, कोई बात नहीं, आपको जितनी जरूरत होगी मैं उपलब्ध कराऊंगा। छोटा कलेक्टर डिग्री सचमुच अद्भुत। कृपया उन्हें जल्दी से सूचीबद्ध करें बॉस, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। सूचीकरण में तेजी लाने के लिए वह सीधे अपने स्थान पर पहुंची। अब जब मो जियुए को इसके बारे में पता था तो उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। अपनी चेतना का उपयोग करते हुए उन्होंने भारी मात्रा में पेंटिंग और फूलदान मंगवाए। तस्वीरें खींचना, मूल्य निर्धारण, अपलोड करना, सब कुछ तेजी से किया गया। ये इतने भारी थे कि इन्हें ऑनलाइन बेचने से जगह काफी खाली हो गई। इस बार सब कुछ करने का दृढ़ संकल्प करते हुए उसने लगभग 1000 टुकड़े सूचीबद्ध किए। लिटिल कलेक्टर का चैट बॉक्स खोलते हुए उसने संदेश दिया, सूची पूरी हो गई, कृपया ब्राउज करें और जो भी आपको पसंद हो उसे खरीदें। इतनी सारी नई लिस्टिंग के साथ दुकान का अचानक विस्तार होते देखकर लिटिल कलेक्टर अपनी आंखें नहीं हटा सका। अभी प्रतिक्रिया देना तो दूर की बात है, यह मानते हुए कि वह पहले ही आराम करने चला गया था क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। खुद को थका हुआ महसूस करते हुए उसने जगह छोड़ने और सपनों के देवता के भी दर्शन करने का फैसला किया।
वैसे भी ये आइटम लिटिल कलेक्टर ने विशेष रूप से मांगे थे और उसने बहुत सारे सामान अपलोड कर दिए थे। कल उठने के बाद सबसे पहले बिक्री की जांच करनी होगी।